हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। इसका मैंने 3 लेक्चर पढ़ा दिया है। आज हम चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट लेक्चर में ये सब पूरा कंप्लीट यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। सेकेंड लेक्चर मैंने स्टार्ट किया था कि जो भी लॉ दिए थे मेंडल ने उसको कंप्लीट किया था, और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, को डोमिनेंस क्या है, ये कंप्लीट किया था। फिर थर्ड लेक्चर मैंने कंप्लीट किया था कि लिंकेज क्या होते, रिकॉम्बिनेशन क्या होते, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस कवर किया था, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो डायग्राम दिया गया है इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने ये वाला पार्ट खत्म कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। किस तरीके से ह्यूमन में सेक्स डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। हमने कल ही पढ़ा था, लेकिन आज थोड़ा सा एक्सप्लेन करके एनसीईआरटी दिया, तो देखते हैं। इट हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन दैट सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन इज XY टाइप, ठीक है। जो ह्यूमन में है वो XY टाइप का क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। ऑटोसोम तो सेम होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन उनमें जो सेक्स क्रोमोसोम हो वो XY वाले फॉर्म में होंगे। मीन्स मेल यहाँ पे क्या दिखाएगा, हेट्रोगैमेटी शो करेगा, ठीक है। आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट, 22 पेयर आर एग्जैक्टली सेम बोथ इन मेल एंड फीमेल। दीज आर द ऑटोसोम, ठीक है। जो ह्यूमन है उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, मिस 23 पेयर होते हैं, जिनमें से जो 22 पेयर होंगे, मिस 44 क्रोमोसोम जो होंगे मेल और फीमेल में क्या होंगे, सेम होंगे, उन्हें हम ऑटोसोम कहेंगे। अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन फीमेल, मीन्स कि यहाँ पे 2 इस तरीके से X क्रोमोसोम मिस पेयर में पाए जाएंगे फीमेल में, वेयर एज द प्रेजेंस ऑफ XY क्रोमोसोम आर डिटर्मिनेंट ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक। जो मेल है उनके पास क्या होता है, XY क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस अमंग द मेल 2 टाइप ऑफ द गैमेट आर प्रोड्यूस। जब स्पर्मेटोजेनेसिस होता है मेल में, जब स्पर्म बनता है, तो उनमें क्या होता है कि जो स्पर्म बनेंगे, अब देखिए वहां पे क्या होगा, क्योंकि इनके पास क्या है, इनकी जो सेक्स क्रोमोसोम है XY है, ठीक है। तो अब जो भी इनमें स्पर्म बनेंगे, किसी के पास X वाला क्रोमोसोम चला जाएगा, किसी के पास Y वाला चला जाएगा। तो अब देखिए 50% ऑफ द टोटल स्पर्म प्रोड्यूस कैरिंग X क्रोमोसोम एंड द रेस्ट ऑफ 50% हैज Y क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम, ठीक है। जब गैमेटोजेनेसिस होगा, मिस स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, जब स्पर्म बनेंगे मेल में, तो उनके जो टोटल जितने स्पर्म बने होंगे उसमें से 50% के पास क्या होगा, X क्रोमोसोम जाएगा, और 50% के पास Y क्रोमोसोम जाएगा, और ऑटोसोम दोनों में बराबर होंगे। फीमेल हाउएवर प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ ओवम विद द X क्रोमोसोम। जो फीमेल है उसके पास क्या है, 1 पेयर है यहाँ पे X क्रोमोसोम का। तो जब वो अपना ओवम बनाएगी, या बोल सकते हैं एग बनाएगी, तो उसमें केवल X वाले ही क्रोमोसोम ट्रांसफर होंगे, ठीक है। देयर एन इक्वल probability of fertilization of the ovum with sperm carrying either X और Y क्रोमोसोम। यहाँ पे इक्वल प्रोबेबिलिटी ये है कि जो स्पर्म आ रहा है 50% जिसमें X क्रोमोसोम है मेल के स्पर्म में, जिसके पास 50% में Y क्रोमोसोम है, दोनों के पास अपॉर्चुनिटी यही है कि वो जाके जो फीमेल का एग है वहाँ पे फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। 50-50% चांसेस है कि X वाला भी जाके क्या कर सकता है, X वाले ओवम के साथ फर्टिलाइज करके XX बना दे, ठीक है, जो जाइगोट बनेगा। और Y वाला अगर क्रोमोसोम है, मिस ये इन स्पर्म में प्रेजेंट होंगे जो 50% है बाकी के, ये जाके यहाँ पे X के पास जाए, मिस ओवम के पास जाए, तो यहाँ से जो बच्चे बनेंगे वो XY वाले होंगे। मिस दोनों जो XY क्रोमोसोम है जो 50-50% स्पर्म प्रेजेंट है, उनके दोनों के पास क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो ओवम को फर्टिलाइज कर सकें। आगे देखते हैं, आगे दिए इन केस ऑफ द ओवम फर्टिलाइज विथ स्पर्म कैरिंग X क्रोमोसोम, द जाइगोट डेवलप इनटू द फीमेल एंड द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विथ Y क्रोमोसोम कैरिंग द स्पर्म रिजल्ट इन द मेल ऑफ स्प्रिंग। क्या होगा देखिए, ये मान लीजिए मेल है, ठीक है, इनका क्रॉस कराइए, ये फीमेल है, ठीक है। अब इसका जो गैमेट बना, इसका तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, ठीक है, X वाला, लेकिन यहाँ पे 50% स्पर्म के पास क्या है, X क्रोमोसोम आएंगे, 50% पास Y। अगर X वाला फर्टिलाइज हुआ, आगे चल के जो जाइगोट बनेगा या फिर जो बच्चा होगा उसका XX टाइप का जीनोटाइप देखने को मिलेगा, वो फीमेल होगी। लेकिन अगर Y वाला क्रोमोसोम वाले स्पर्म जाएंगे और X के साथ फर्टिलाइज करेंगे, मिस एग के साथ फर्टिलाइज करेंगे, तो यहाँ पे XY होगा, जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो क्या होंगे, मेल होंगे, ठीक है। थस इट इज एविडेंट दैट इट्स द जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। इस तरीके से जो जेनेटिक मेकअप किया गया है किसका, मेल का। फीमेल में तो क्या है, 1 पेयर X क्रोमोसोम है, तो कोई मतलब नहीं है, जितने भी X बनेंगे पूरी लाइफ में सब में X क्रोमोसोम होंगे। लेकिन जो मेल है उनके पास क्या है, एक X से दूसरा Y क्रोमोसोम है, तो जितनी बार स्पर्म बनेंगे उनमें 50% स्पर्म के पास क्या होगा, X क्रोमोसोम होगा, और 50% के पास Y क्रोमोसोम होगा, जिसकी वजह से यही मेल जो है, मेल के जो गैमेट से स्पर्म है, यही डिसाइड करेंगे कि आगे का जो बच्चा होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उनके साथ, बच्चा क्या होगा, लड़की होगा या लड़का होगा।
आगे देखिए, इट इज ऑल्सो एविडेंट दैट इन ईच प्रेगनेंसी देयर इज ऑलवेज 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर मेल और द फीमेल चाइल्ड। ठीक है, जब भी फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो उसके पास क्या होगा कि प्रेगनेंसी में ये होगा कि 50% चांस है कि मेल बनेंगे, बच्चे जो होंगे मेल होंगे, या 50% चांस है कि फीमेल होंगे बच्चे। ठीक है, इट इज एन अनफॉर्चुनेट दैट इन अवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम फॉर गिविंग बर्थ टू द फीमेल चिल्ड्रन एंड हैज टू ऑस्ट्राइज द इल ट्रीटेड बिकॉज ऑफ द फॉल्स नोटेशन। हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि हर कोई, अगर बच्ची हो गई, लड़की हो गई, तो जो दुनिया के लोग हैं ना, वो सिर्फ माता को, मतलब मदर को ही ताना मारेंगे कि तुम्हारी वजह से लड़की हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जेनेटिक ऐसा मेकअप बना है मेल का कि वही डिसाइड कर पा रहा है कि जो आगे का बच्चा होगा वो मेल होगा फीमेल। लेकिन उनको क्या पता, लोगों को तो बस सुनाना है, दूसरों को परेशान करना है, तो वो फीमेल को इतना ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से जो बच्चा हुआ है वो लड़की है। ठीक है, लेकिन ये गलत है। दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। ठीक है, आगे चलते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बी। अब हम किस तरीके से हनी बी में जो मधुमक्खी होती है उसमें किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन करेंगे। द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी इज बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम एंड इंडिविजुअल रिसीव। इनमें क्या होता है कि आपको नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने पड़ते हैं। ठीक है, मैं बता रही हूँ कि जो अगर 2n वाला डिप्लॉयड कंडीशन होगा तो 32 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है, अगर हैप्लॉयड होगा तो वो 16 क्रोमोसोम होंगे। तो आप इसको देख के बताएंगे कि मेल कौन सा है, फीमेल कौन सी है। ठीक है, आगे देखते हैं। एन ऑफस्प्रिंग फॉर्म फ्रॉम द यूनियन ऑफ द स्पर्म एंड द एग डेवलप और एज अ फीमेल क्वीन और वर्कर एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ मेल ड्रोन बाई मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। यहाँ पे दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जिसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ये वाला डायग्राम पहले आप देखिए। ये है फीमेल, फीमेल के पास क्या है, 32 क्रोमोसोम है। ठीक, ये इसने क्या किया, मियोसिस किया, तो इसके 16 जो हो गए क्रोमोसोम बट गए गैमेट्स में। ठीक है, ये क्या बनेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये पार्थेनोजेनेसिस कर लेगी। जो फीमेल है मियोसिस की, उसने गैमेट बनाया 16। अब ये पार्थेनोजेनेसिस में क्या होगा कि बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना मतलब मेल का यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता गैमेट का। फीमेल अपनी गैमेट बना के उसमें ही क्या करती है, एम्ब्रियो बना लेती है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस जो होता है एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, लेकिन पार्थेनोकार्पी सिर्फ प्लांट्स में होता है, फ्रूट बनाने के लिए बिना फर्टिलाइजेशन के। ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे जो फीमेल होगी मियोसिस करके गैमेट बनाई, जब गैमेट बन गया तो ये क्या करेगी, आगे माइटोसिस करेगी, एम्ब्रियो बनेगा, जिससे क्या होगा, आगे जो मेल होंगे इस टाइप के, यहाँ पे क्या होंगे, उनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा 16 होगा। मिस पार्थेनोजेनेसिस से या बोल सकते एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यहाँ पे मेल बनेंगे। ठीक है, ये पहला हो गया रिप्रोडक्शन। दूसरे में क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, जो फीमेल है उसके क्या है, क्रोमोसोम नंबर 32 है। जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, मियोसिस होगा, मींस गैमेट्स जो बनेंगे वो हैप्लॉइड बनेंगे, क्योंकि डिप्लॉइड कंडीशन है। तो मियोसिस हुआ, यहाँ पे जो गैमेट्स होंगे उनमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 16 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उसको मेल के साथ, जो मेल है उसके पास ऑलरेडी 16 क्रोमोसोम है क्योंकि वो हैप्लॉइड है। ठीक है, यहाँ पे माइटोसिस करके अपने गैमेट्स बनाएगा, फिर दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, फिर से ये 32 हो जाएंगे। मीन्स कि आगे जो इनका जाइगोट होगा वो भी फीमेल बनेगी, लेकिन 32। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जो फीमेल बनेगी ना, ये फर्टिलाइज नहीं है, मतलब ये आगे चल के रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या काम करेंगी, ये जो हम देखते हैं ना मधुमक्खी का छत्ता, जो वहाँ पे सब काम करती रहती है, छोटे छोटे हनी बी, ये वर्कर हनी बी है, ये काम करने वाली होंगी, फीमेल ही होंगी। ठीक है, ये काम करने वाली होंगी। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि जो ऑफस्प्रिंग है कहाँ से आ रहे हैं, स्पर्म या फिर एग से, फीमेल होंगी, या तो क्वीन एक ही होगी, रानी एक है, उसका काम क्या है कि वो बच्चा पैदा करेगी, मीन्स अपने जैसे मधुमक्खी पैदा करेगी। ठीक है, वर्कर जो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे फीमेल और मेल से, यहाँ पे जो फीमेल बनी ये क्या है, वर्कर हनी बी है, ये कामकाजी औरत है। ठीक है, एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप एज अ मेल ड्रोन बाय अ मीन्स ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, जो मेल कैसे बन रहे हैं कि जो फीमेल वाली है, फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम है, वो आगे चल के मियोसिस करके गैमेट बना लेगी, और यहाँ पे क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस होगा। यहाँ पे मेल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, यहाँ पे फीमेल खुद से गैमेट बना के, खुद से एम्ब्रियो बना के और एक इंडिविजुअल बना रही है। यहाँ पे जो 16 क्रोमोसोम का जो एक इंडिविजुअल बनेगा वो मेल होगा, इसको बोलेंगे ड्रोन। ठीक है, ये ड्रोन क्या करेगा, ये रिप्रोडक्शन करेगा आगे चल के फिर इसी के साथ। तो आप एक चीज अभी देखेंगे, नोटिस करेंगे कि यहाँ पे फीमेल ने खुद मेल को जन्म दिया। ठीक है, मेल वाले हनी बी को जन्म दिया, ड्रोन्स को, यही आगे चल के फिर इसी फीमेल के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर जाके एक फीमेल बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि इस मेल के पास कोई फादर नहीं है बट मदर है। ठीक है, फादर नहीं है, लेकिन ये आगे चल के फिर इसी के साथ क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर इसकी क्या हो जा रही है, एक बेटी हो जा रही है।
ठीक है। फिर ये आगे जाके फिर इसी तरीके से क्या करेगी, पार्थेनोजेनेसिस करके क्या करेगी, ड्रोन्स बनाएगी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो मेल है इसके पास कोई फादर नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके पास डॉटर है और इसके पास डॉटर का जो बच्चा होगा उसको क्या, इसके लिए क्या हो जाएंगे, ये तो नाना हो जाएंगे ना उसके। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इनके पास कोई भी फादर नहीं है, लेकिन इनके पास ग्रैंड सन जरूर होंगे। ठीक है, जो फीमेल होगी ये पार्थेनोजेनेसिस भी कर सकती है, ठीक है, क्वीन की बात कर रही हूँ मैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है। लेकिन जो फीमेल वर्कर भी होगी ये सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस कर सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कभी नहीं कर सकती है। तो ये फीमेल जो है ना, ये पार्थेनोजेनेसिस करके मेल को बनाया, ड्रोन को, ठीक है, आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर ली इसी के साथ, फिर से एक फीमेल जो बनाई, ये क्या है, स्टेराइल वर्कर भी है, मीन्स ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूर करेंगी। ठीक है, ये जो मेल होंगे ये आगे चल के जब इसके साथ रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनका जो बच्चा होगा वो फीमेल आएगी, फीमेल वर्कर भी। ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये इसका जो खुद का पार्थेनोजेनेसिस करके जो मेल बनेंगे ड्रोन वाले, इसके लिए क्या है, ये फादर होगा इस फीमेल के लिए, लेकिन इसका जो बच्चा होगा कहीं ना कहीं इसका जो होगा ग्रैंड सन होगा, या बोल सकते हैं इस मेल का, इस ड्रोन का ये क्या होंगे, ग्रैंड फादर होंगे। ठीक है, नाना होंगे, या उनका बोल सकते हैं कि इनकी बेटी का लड़का है। ठीक है, तो अब आगे देखिए क्या लिखा गया है, दिस मीन्स दैट द मेल हैव द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन द फीमेल। हमने देखा कि हाँ फीमेल के पास 32 है, मेल के पास 16 है, क्रोमोसोम आधा है। द फीमेल आर डिप्लॉयड हैविंग 32 क्रोमोसोम एंड द मेल आर हैप्लॉयड दैट इज हैविंग 16 क्रोमोसोम। ठीक है, जो फीमेल है वो क्या है, डिप्लॉयड है, 2n कंडीशन है, और मेल क्या है, हैप्लॉयड कंडीशन में है। ठीक, this is called haplodiploid sex determination system has special characteristic features such that the male produced by sperm by mitosis, they do not have father and thus cannot have son but have grandfather and have grandson। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि हम इस सेक्स डिटर्मिनेशन को कैसे देखेंगे, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लॉइड का मतलब मेल क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे, उनके पास 16 क्रोमोसोम होगा, लेकिन जो फीमेल होंगे डिप्लॉइड होंगे, उनके पास 32 क्रोमोसोम होगा। ठीक है, जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो मेल है अपना जो गैमेट बनाएगा माइटोसिस से बनाएगा। ठीक है, जो इनके बच्चे होंगे फीमेल होंगी, फीमेल वर्कर भी होगी। ठीक है, ये आगे चल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, ये क्वीन ही अकेली है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, पार्थेनोजेनेसिस करेगी, दोनों काम करेगी। लेकिन जो वर्कर भी है ना, ये बेचारी काम करेंगी और पार्थेनोजेनेसिस करेंगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेंगी। तो ये आगे चल के क्या करेंगी, जब पार्थेनोजेनेसिस करके फिर से मेल वाला बनाएंगे, क्योंकि इनका भी तो 32 है, आगे जब गैमेट्स बनाएंगे तो 16 वाला होगा, 16 क्रोमोसोम उसमें भरे होंगे। तो आगे जब मेल बनेगा ड्रोन, तो उनके लिए ये जो मेल होंगे, ठीक है, यही तो मेल यहाँ पे आए हैं और इसके साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फीमेल बना रहे हैं। तो इस फीमेल के तो पापा और ये मम्मी हो गए। ठीक है, जब ये फीमेल खुद से पार्थेनोजेनेसिस करके मेल ड्रोन बनाएगी तो ये जो मेल है, ठीक है, ये इसकी बेटी है, इसकी बेटी का जो बेटा है इसके लिए क्या हो गया, ग्रैंड सन हो गया। और ये जो मेल है इसके पास कोई फादर नहीं है, इसकी माँ ही अकेली है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके जो ग्रैंड फादर हैं ये हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मेल वाले होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, उनके पास क्या होता है कि फादर नहीं होते हैं, ना उनके खुद के बेटे होते हैं, उनके क्या होते हैं, डायरेक्ट ग्रैंड फादर होते हैं और ग्रैंड सन होते हैं। जैसे आप यहाँ देख लीजिए, इसने बनाया एक मेल, फिर रिप्रोडक्शन के लिए सेक्सुअल, यहाँ पे क्या बना दिया, फीमेल। अब ये फीमेल आगे जाके क्या करेगी, फीमेल के हमेशा पापा मम्मी होंगे, ठीक है, फादर मदर होंगे, मदर तो हर कंडीशन में होंगे, फादर होंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके फादर ये मेल हो गए। जब ये आगे पार्थेनोजेनेसिस करके मेल बनाएगी, मेल ड्रोन बनाएगी, तो क्या होंगे, इनके फादर तो नहीं है लेकिन इनकी मदर है। अब ये जो फीमेल है इनके पापा जरूर थे, तो ये क्या होंगे, इसके लिए ग्रैंडफादर की तरह काम कर लिया। और इस मेल के लिए ये जो बच्चा है इनका खुद का तो नहीं है लेकिन इनकी बेटी का बच्चा है, तो ये क्या होगा, इनके लिए ग्रैंड सन होंगे। तो मतलब कहने का ये है कि जो मेल वाले होंगे उनके पापा नहीं होंगे, उनके खुद के बेटे नहीं होंगे, लेकिन उनके ग्रैंड फादर होंगे और ग्रैंड सन होंगे। ठीक है, एक जनरेशन बाद वाला रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं, हाउ इज द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिफरेंट इन बर्ड। हमने देखा था कि बर्ड्स में क्या होता है, यहाँ पे देखिए बर्ड्स में देखिए ये क्या है, कॉक है, मेल वाला है, ये फीमेल है। यहाँ पे देखिए ZZ है, मीन्स कि इसका जो बोल सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम है सिमिलर है, फीमेल में ZW है। तो यहाँ पे फीमेल क्या दिखा रही है, हेटेरोगैमेटी शो करेगी कि फीमेल डिसाइड करेगी कि आगे का जो बच्चा होगा, इनका चिकन, जो छोटे छोटे बच्चे होंगे इनके चूजे, वो क्या होंगे, मेल होंगे या फीमेल होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल हेटेरोगैमेटी शो करेगी। इज द स्पर्म और द एग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ चिकन। हाँ, स्पर्म तो नहीं होगा लेकिन एग होगा, क्योंकि यहाँ पे ZW टाइप का आपको सेक्स देखने को मिलेगा। जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे इस टाइप के होंगे कि यहाँ पे जो फीमेल होगी वो हेटेरोगैमेटी शो करेगी। आगे चलते हैं,
आगे है म्यूटेशन। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि अब म्यूटेशन क्या होता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है। अब बीमारी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। म्यूटेशन इज अ फिनोमिना विच रिजल्ट इन अल्टरनेशन ऑफ द डीएनए सीक्वेंस एंड कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट इन चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है कि जो डीएनए है ना, ऐसे हमारा डबल हेलिकल डीएनए है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन बेस जुड़े होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कोई चेंज हो गया, किसी एक बेस पेयर में गायब हो गया, ऐड हो गया, जिसकी वजह से जीनोटाइप भी चेंज हो गए और उसकी वजह से हमको फिनोटिपिक बाहर से भी देख के आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। तो म्यूटेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसकी वजह से क्या होगा, डीएनए की जो सीक्वेंस है उनमें क्या होगा, चेंजेस होगा। कोई सीक्वेंस आके ऐड हो गया, क्या पता कोई वहां से नाइट्रोजन स्पेस डिलीट हो गया, जिसकी वजह से जीनोटाइप पूरा डिस्टर्ब हो गया और फिनोटिपिक कैरेक्टर भी, क्योंकि हम जानते हैं डीएनए से ही क्या होता है, आरएनए बनेगा। अब आरएनए ही आगे चल के प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। डीएनए खुद से रेप्लिकेट किया, अपने जैसा बना लिया डीएनए, ठीक है। डीएनए से आरएनए बना, ठीक है। यहाँ पे देखिए डीएनए से क्या हो गया, आरएनए बना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। अब आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन, अगर डीएनए में ही चेंज हो जाएगा तो आरएनए भी उल्टा बन जाएगा, गलत बन जाएगा। और जब आरएनए गलत बन गया तो जो प्रोटीन होंगे अलग होंगे। मीन्स अगर कोई जीन गायब हो गया, ठीक है, डीएनए के टेम्पलेट वाले फॉर्म में, तो आरएनए भी क्या होगा, उसके हिसाब से उल्टा बन जाएगा। और जब प्रोटीन बनेंगे वो भी अलग बन जाएंगे, जिसकी वजह से हमें जीनोटाइप तो देखने को मिल रहे हैं चेंजेस, फिनोटाइपिक चेंजेस भी देखने को आपको मिलेंगे ऑर्गेनिज्म में। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिना दैट लेड टू द वेरिएशन इन डीएनए, ठीक है। किस कारण से म्यूटेशन हो सकते हैं, पहला रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, फादर से कुछ और आए, मदर से कुछ और क्रोमोसोम आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, दोनों का मिल गया। जैसे कि देखिए जब मेंडल ने लिया था प्योर टॉल, उनका क्रॉस कराया प्योर डार्क वाले से, तो यहाँ पे देखिए सारे जितने भी इनके बच्चे हुए सबका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये क्या है, हाइब्रिड है या फिर बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये हो सकता है। दूसरा है म्यूटेशन इज अनदर फिनोमिना जिसकी वजह से वेरिएशन आ जाए डीएनए में। म्यूटेशन का मतलब क्या होगा कि ये मान लीजिए ए, ठीक है, एडनिन गोनिन, ये डबल बॉन्ड बना रहा है थाइमिन के साथ, ये ट्रिपल बना साइटोसिन के साथ, ठीक है। मान लीजिए ये वाला डिलीट हो जाए, ठीक है, ये वाला सीक्वेंस आगे आ जाए, ठीक। तो अब क्या होगा, जब ये वाला पेयर डिलीट हो गया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सीक्वेंस में चेंजेस आ गई, जिसकी वजह से जो आगे के टेम्पलेट डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब आगे आरएनए बनेगा डीएनए से, ट्रांसक्रिप्शन होगा तो भी प्रॉब्लम होगा, वहां पे एक जो बेस पेयर है उसका जगह खाली हो जाएगा, ठीक है। अब जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा ट्रांसलेशन में, वहां पे क्या होगा, प्रोटीन अलग बन जाएगा, जैसा हम जो चाहते थे वो प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। एज यू विल लर्न इन चैप्टर 5, वन डीएनए हेलिक रन कंटिन्यूअसली फ्रॉम वन इनटू अदर इन अ ईच क्रोमैटिन इन हाईली सुपरक्वाइल्ड फॉर्म। हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से डीएनए इस तरीके से एकदम सुपरक्वाइल्ड मीन्स एकदम गुथा हुआ रहता है, ठीक है। 5 प्राइम है, दूसरा 3 प्राइम है, तो यहाँ पे जो होगा 5 प्राइम होगा, यहाँ पे 3 प्राइम होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। अगर कोई 5 से शुरू हो रहा है, 3 प्राइम पे जा रहा है, तो दूसरा जो स्ट्रैंड होगा वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जाएगा, ठीक है। Therefore, loss या डिलेक्टेशन और गेन इनर्सिएशन डुप्लीकेशन ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए रिजल्ट इन अल्टरनेशन इन अ क्रोमोसोम। अगर डीएनए जो डीएनए का स्ट्रैंड है इसमें अगर क्या हो जाए, बेस पे या डिलीट हो जाए या फिर अलग से ऐड हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, पूरे डीएनए के सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा और पूरा क्या हो जाएगा, आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम इन द सेंस क्या होगा कि सब कुछ उल्टा सुल्टा बनने लगेगा, ठीक है। Since genes are known to be located on a chromosome, alternation in a chromosome result in abnormality and aberrations, ठीक है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर जीन में बोल सकते हैं, अगर ये जो चेंजेस हो रहे हैं डीएनए में, अगर ये चेंज हो गए तो जो जीन प्रेजेंट है कहाँ पे, क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम पे क्या हो गया, टेढ़ा उल्टा हो गया। मतलब कि उसमें से अगर कोई जीन, मतलब बोल सकते हैं कि उसमें से अगर कोई नाइट्रोजनस बेस गायब हो गया या ऐड हो गया, जिसकी वजह से पूरा जो बोल सकते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी, आगे जितना सब कुछ होगा वो सब भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, एबनॉर्मल हो जाएंगे, ठीक है। क्रोमोसोमल एब्रिगेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल। जो कैंसर सेल होती है ना, वो इतना डिवाइड होती रहती हैं अपने से कि उनको दिन रात कुछ पता नहीं, उनको बस डिवाइड करते रहना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कैंसर सेल है वहाँ पे कोई म्यूटेशन अगर हो चुका है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैंसर 3 वजह से हो सकती है, फिजिकल एजेंट हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता है, केमिकल हो सकता है। इन तीनों की वजह से जो कैंसर के एजेंट है, जो बीमारी कॉज करते हैं, कैंसर जैसी बीमारी, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेन बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल में जैसे रेडिएशन वगैरह पड़ गई, यूवी रेडिएशन, गामा, एक्सरे, इसकी वजह से हो सकता है। केमिकल जो लोग खाते हैं, टोबैको, ठीक है, च्विंग करते हैं, उसकी वजह से कैंसर हो सकता है। बायोलॉजिकल का मतलब होता है कि जो जीन है हमारे बॉडी में, सबके बॉडी में क्या होता है, प्रोटो ऑन्को जीन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर कहीं से उनको एक्टिव कर दिया जाए किसी भी, मतलब बोल सकते हैं कार्सिनोजेन की वजह से, तो हमारे बॉडी में कैंसर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि इनमें जो अगर क्रोमोसोम में क्या हो जाए, चेंजेस हो जाए,
तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, कैंसरस भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इन एडिशन टू द एबव, म्यूटेशन इज ऑल्सो अराइज ड्यू टू द चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। ठीक है, हमने ऊपर देखा कि जो म्यूटेशन है ये एक सिंगल, अगर आप बेस पेयर एक सिंगल ही डिलीट कर दे, ठीक है, डीएनए से, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, पूरा डीएनए का सीक्वेंस बदल जाएगा, और जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं इसको पॉइंट म्यूटेशन। मान लीजिए डीएनए सीक्वेंस है ATGC, ठीक है, A। अब मान लीजिए ये वाला गायब हो गया पूरा, अब ये सीक्वेंस किस तरीके से हो गया, AGCA, ठीक है, ये गायब हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक बेस पेयर डिलीट हो गया, तो इसे हम बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। दिस इज नोन एज अ पॉइंट म्यूटेशन। एज अ क्लासिकल एग्जांपल सच एज द म्यूटेशन इन सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, एक बीमारी है सिकल सेल एनीमिया, इसमें ही पॉइंट म्यूटेशन देखने को मिलते हैं। इस बीमारी को हमने और कहीं भी पढ़ा था, ये देखिए यहाँ पे प्लूरोट्रॉपी में पढ़ा था, जहाँ पे क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे, इसमें हमने देखा था कि जो प्लूरोट्रॉपी होते हैं इसमें देखने को मिलता है कि एक सिंगल जीन से बहुत सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको ये देखने को मिलता है। इसके अलावा एक बीमारी और है जिसका नाम है फिनाइलकीटोनुरिया, इसमें भी ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक सिंगल जीन कंट्रोल करेगा ढेर सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर्स को। आगे देखिए दिया गया है क्या, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा गया है कि डिलीटेशन एंड इनर्सिएशन ऑफ अ बेस पेयर ऑफ डीएनए कॉजेज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर एक सिंगल बेस पेयर गायब हुआ है तो हम उसे पॉइंट म्यूटेशन कहेंगे। किसमें देखने को मिला, सिकल सेल एनीमिया में। अगर बोल सकते हैं पेयर में चला गया नाइट्रोजन बेस, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, पूरा एक फ्रेम बदल जाएगा। मीन्स कि अगर दो पेयर में चले गए AGCT इस तरीके का है, तो अगर यहाँ पे पेयर में चले गए, यहाँ पे 2 चले गए, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्रेम है वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, द मैकेनिज्म ऑफ म्यूटेशन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन एट द लेवल। जो मैकेनिज्म है म्यूटेशन का अभी हमारे समझ के बाहर है, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते। हाउएवर देयर आर मेनी केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर दैट इंड्यूस म्यूटेशन। यहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल फिजिकल फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, म्यूटेशन को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस होता है। दिस आर रिफर्स टू एज म्यूटाजेन। जैसे हमने देखा था कि जो कैंसर कॉज करते हैं एजेंट उसे हम कार्सिनोजेन कहते हैं, वैसे ही जो डीएनए के सीक्वेंस को बदलते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया है, यूवी रेडिएशन कैन कॉज म्यूटेशन इन ऑर्गेनिज्म, इट इज अ म्यूटाजेन। अगर हम ज़्यादा धूप में रहेंगे, ठीक है, खूब तेज धूप है बाहर, तो यूवी रेडिएशन क्या होती है, ज़्यादा उस टाइम निकलती है, तो आपको बच के रहना चाहिए। स्किन डैमेज हो सकती है, आई में प्रॉब्लम हो सकता है, आई कैंसर हो सकता है। तो ये सब क्या है, जो रेडिएशन आ रही है यूवी रेडिएशन के, अगर एक्सपोजर में ज़्यादा रहेंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा डीएनए है उसका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बीमारी भी हो सकती है, जैसे कैंसर। तो जो यूवी रेडिएशन ये क्या करेगा, जब सीक्वेंस बदल रहा है डीएनए को, जिसे हम बोलेंगे म्यूटाजेन। आगे चलते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर। अब हम लोग बीमारियां पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स को। पहला है प्री डिग्री एनालिसिस। द आइडिया दैट डिसऑर्डर इन इनहेरिटेड हैज बीन प्रिलिविंग द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग। ठीक है, हमारे पास जो आइडिया है कि जो बीमारी जो माता पिता से कहाँ बच्चों में आ रही है, बहुत पहले से जानते हैं। दिस वॉज बेस्ड ऑन द हेरिडिबिलिटी ऑफ अ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द फैमिली। ये जो बीमारी है जो माता पिता से आ रही है बच्चों में, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मम्मी पापा से, ये हो सकता है इनके जो और जनरेशन रहे हों वहाँ से भी आ सकती है। मीन्स ये फैमिली से रिलेटेड है। ये ऐसी जो बीमारियाँ ये क्या होती है, इनहेरिट होती हैं, ठीक है, ट्रांसफर होती है गैमेट्स के फॉर्म में। After the rediscovery of Mendel work, the practice of analysis the inheritance pattern of the trait in human being began। ठीक है, जब मेंडल की सारी जो डिस्कवरीज थी उसको रीडिस्कवर किया गया, तब जाके देखने को मिला कि हाँ वो सच कह रहे थे कि कोई चीज़ तो है जो ट्रांसफ़र हो रहा बिना बदले। बीमारी भी ट्रांसफ़र होती है बिना बदले। अगर किसी पेरेंट्स को मान लीजिए कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उनके बच्चे में भी होने के चांसेस हैं। अगर उसमें क्या है, अगर वो कैरियर की तरह काम कर रहा, मीन्स उसकी बॉडी में रिसेसिव है, तो कहीं ना कहीं बच्चे में होंगे। ये डिपेंड करेगा कि किस पेरेंट्स को है, मेल को या फीमेल को है, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा, लेकिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब डिस्कवरी की गई, रीडिस्कवरी की गई किसकी, मेंडल्स के जो प्रैक्टिस थे, जो काम थे, उनमें देखा गया कि हाँ उन्होंने सही कहा, कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जो ह्यूमन बीइंग में क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। Since it is evident that control cross that can be performed in the pea plant or some other organism are not possible in case of human, study of the family history about the inheritance of particular trait provide an alternative। ठीक है, जैसे उन्होंने जब काम किया था पी के ऊपर, तो देखा पहली जनरेशन में क्या थे कि एक ही पेरेंट्स को रिसेंबल कर रहे थे फिनोटिपिकली, ठीक है, जीनोटिपिकली डिफरेंट थे कि हाइब्रिड बन के आ गए जीनोटाइप में, लेकिन फिनोटिपिकली क्या थे, टॉल थे। लेकिन F2 जनरेशन में क्या हो गया कि यहाँ पे जो F1 जनरेशन के पेरेंट्स थे वो भी रिकवर हो गए। लेकिन ह्यूमन में क्या होगा कि हम ट्रेड्स को नहीं देख पाएंगे, हमें इनकी फैमिली हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कि क्या पता 2 जनरेशन पहले या 1 जनरेशन या 3 जनरेशन पहले किसी को बीमारी रही हो, तो वो आगे चल के जो अदर जनरेशन के ऑफस्प्रिंग होंगे उनको स्प्रेड होगी। तो इनमें थोड़ा सा क्या है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिसिटी है कि आपको
फैमिली चार्ट देखना पड़ेगा या फैमिली ट्री देखना पड़ेगा, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बीमारी कहाँ से ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, सच एन एनालिसिस ऑफ द ट्रेड इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। जो ये एनालिसिस है गुणों का, ट्रेड्स का, ठीक है, सेवरल जनरेशन हमें फैमिली में देखना पड़ता है ह्यूमन के कंडीशन में, इसे हम क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं। इन पेडिग्री एनालिसिस ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेड इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। जो पेडिग्री एनालिसिस होती है, इसमें क्या होता है कि इनहेरिटेंस दिखाया जाता है कि कौन से ट्रेड्स ट्रांसफर हो रहे एक जनरेशन से दूसरे। यहाँ पे फैमिली की ट्री बनेगी, परदादा, फिर इसके बाद दादा, पापा, फिर उनके बच्चे में ऐसे आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 3-4 जनरेशन की क्या हो जाएगी, फैमिली ट्री बनेगी। In human genetics, the pedigree study provide a strong tool which is utilized to trace the inheritance of a specific trait, abnormality or disease. Human की genetics में बात की जाए कि जो pedigree analysis है, मीन्स हम family tree को देख के बता सकते हैं कि किसको कौन सी बीमारी है, किसको कौन सी abnormality रही होगी किस जनरेशन में। ठीक है, तो ये ट्रांसफर हो गई है अब, तो उसको भी सही किया जा सकता है। Some of the important understand symbol is used in pedigree analysis have been shown in figure 4.13। यहाँ पे कुछ ऐसे सिंबल्स दिए गए हैं जो pedigree analysis में देखे जाते हैं। जैसे देखिए, अगर स्क्वायर शेप होगा तो मेल होगा, सर्कल में होंगी तो फीमेल होंगी, अगर डायमंड शेप होगा तो इनका जो सेक्स है अनस्पेसिफाई है कि मेल है कि फीमेल, इनका जेंडर नहीं पता। ठीक है, अगर ये मेल है, ये फीमेल है, ये जो डायमंड शेप का है ये बोल सकते हैं इनका सेक्स नहीं पता। लेकिन अगर ये कलर्ड फॉर्म है, मतलब कि इनको बीमारी है, ठीक है, इनको डिसऑर्डर है, जेनेटिकली डिसऑर्डर है, इनको बीमारी है। ठीक है, अगर मेल है, फीमेल, अगर एक लाइन उनके बीच में है मतलब मेटिंग है, मीन्स इनके क्या हो जाएंगे, आगे बच्चे होंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, अगर ये मेल है, ये फीमेल, अगर यहाँ पे 2 लाइनिंग है, मीन्स मेटिंग बिटवीन रिलेटिव होता है ना। कभी कभी कि कुछ रिलीजन्स में ये होता है कि शादी जो होती है अपने मतलब क्लोज रिलेटिव में ही शादी हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो यहाँ पे मीटिंग हो रही है रिलेटिव्स के बीच में हो रही है। ठीक है, ऊपर देखिए, पेरेंट्स अबव एंड द चिल्ड्रन बिलो इन ऑर्डर टू बर्थ लेफ्ट टू राइट। कैसे देखना आपको, जब ऊपर जो रहेंगे ये मेल होंगे, फीमेल, ये क्या हो जाएंगे, पेरेंट्स होंगे, पापा होंगे, मम्मी होंगे, इनमें मेटिंग हुआ, बच्चे आए, तो ये क्या होंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इनका क्या होगा, पहली लड़की थी फिर दूसरा लड़का था, ये कलर्ड नहीं है तो मतलब इनके बच्चे में कोई बीमारी नहीं है। पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज, ये क्या है, पापा है, ये मम्मी है, उनका बच्चा है, ये मेल है बट कलर्ड है, मीन्स इसको बीमारी है। ठीक है, अगर इस तरीके का रहेगा डायमंड शेप, लेकिन यहाँ पे 5 लिखा होगा बीच में, तो इसका मतलब है कि 5 अनइफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग। ये मत सोच लेना कि डायमंड की वजह से कि यहाँ पे इनका सेक्स नहीं पता है 5 लोगों का, ये मत समझ लेना। जब ये कंडीशन रहेगी, कुछ नहीं लिखा होगा, कोई नंबरिंग नहीं होगी, तो आप ये बोल सकते हैं कि इनका जेंडर डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर इस डायमंड शेप में 5 रहेंगे तो इसका मतलब इनके जो 5 बच्चे हैं उनमें कोई बीमारी नहीं है जेनेटिकली। ठीक है, आगे चलते हैं। एज यू हैव स्टडी इन दिस चैप्टर, ईच एंड एवरी फीचर इन एनी ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय वन और द अदर जीन लोकेटेड ऑन अ डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि चैप्टर में कि जो ट्रेड्स हैं, गुण हैं, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन कर रहा है। ये जीन कहाँ प्रेजेंट है, जीन लोकेटेड होते हैं डीएनए में, और डीएनए कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है बड़ा सा, इसमें ये ऐसे 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 खूब सुपर क्वाइल्ड क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में भी क्या होगा, डीएनए होगा, फिर इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। ठीक है, डीएनए इज द कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हर कोई जानता है कि जो डीएनए है ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है। इट इज हेंस ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर विदाउट एनी चेंज और अल्टरनेशन। ये क्या होता है, जो डीएनए है, जो उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाती है बिना कुछ उसमें बदले, बिना कुछ चेंज हुए। हाउएवर चेंजेस और अल्टरनेशन टू टेक ओकेजनली, कभी कभी होता है कि वो चेंजेस आ जाती हैं जब किसी को प्रॉब्लम हो, मीन्स पेरेंट्स में किसी को कोई बीमारी हो, जेनेटिकली डिसऑर्डर हो, तब जाके कुछ चेंजेस होता है जिसकी वजह से बच्चे जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें ट्रांसफर होगा। अगर माँ बाप दोनों ही हेल्दी है, हेल्दी इन द सेंस का मतलब उनको कि जेनेटिकली कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो उनके जो बच्चे होंगे उनको भी कोई जेनेटिकली डिसऑर्डर नहीं होगा। सच एन अल्टरनेशन और चेंज इन जेनेटिकली मटेरियल इज रिफर्स टू एज म्यूटेशन। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर डीएनए में कोई चेंजेस हैं, अल्टरनेशन या चेंज है, तो जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। A number of disorder in human being have been found to be associated with inheritance of a change or altered gene or chromosome। हम ह्यूमंस में बहुत ढेर सारे अब जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं, तो हम यहाँ देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे जीन में क्या है, चेंजेस आए हैं, अल्टर हुआ है, चेंजेस हुए हैं। ठीक है, डीएनए के सीक्वेंस में चेंजिंग हुई, जिसकी वजह से माता पिता से बीमारी किस में आ रही है, बच्चों में आ रही है। अब चलिए देखते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। 2 है यहाँ पे डिसऑर्डर, पहला मेंडेलियन है, दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर।
तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या है? ब्रॉडली द जेनेटिक डिसऑर्डर में बी ग्रुप इनटू टू कैटेगरी, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ब्रॉडली जो जेनेटिक डिसऑर्डर है दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला है मेंडेलियन, दूसरा है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर आर मेनली डिटरमाइंड बाय अल्टरनेशन म्यूटेशन इन सिंगल जीन। ठीक है, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा इसमें क्या होगा कि अल्टरनेशन या जो चेंज होगा डीएनए के सीक्वेंस में वो बस सिंगल जीन में होगा, एक जीन में होगा सिर्फ। ठीक है, These disorders are transmitted to offspring on a same line as we have studied in the principle of inheritance। ठीक है, जो मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा ये क्या करेगा, इनहेरिट होगा सेम लाइन में, मीन्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच मेंडेलियन डिसऑर्डर कैन बी ट्रेस इन फैमिली बाय पेडिग्री एनालिसिस। जो पेडिग्री एनालिसिस है या बोल सकते हैं फैमिली जनरेशन, जो फैमिली की जनरेशन है हर हम बना सकते हैं कि फैमिली ट्री। ठीक है, हिस्ट्री पूरा बना सकते हैं कि पहले जनरेशन दूसरा तीसरा, तो उसमें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर देख सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस से। ठीक है, मोस्ट कॉमन एंड द प्रीवेलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर आर, जो सबसे कॉमन या बहुत प्रचलित है, ठीक है, बहुत फेमस है मेंडेलियन डिसऑर्डर, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, सिस्टिक फिब्रोसिस हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, फिनाइलकीटोनुरिया हो गया, थैलेसेमिया हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, इतनी सारी जो बीमारियां हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस है और ये मेंडेलियन डिसऑर्डर बहुत कॉमन है ह्यूमंस के बीच में। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट सच मेंडेलियन डिसऑर्डर मे बी डोमिनेंट और रेसेसिव। मेंडल ने यही कहा था कि डोमिनेंट होगा ट्रेट, रेसेसिव होगा, तो इनकी जो बीमारी कहाँ डोमिनेंट और रेसेसिव को छोड़ने वाली है। उन्होंने पहला लॉ यही दिया था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, जैसे यहाँ था कैपिटल टी स्मॉल टी, जीनोटाइप तो ये था लेकिन दिख कैसा रहा था, टॉल दिख रहा था, इसका मतलब कैपिटल टी इस वाले एलील पे क्या है, डोमिनेंट है। तो इनकी बीमारी में कहीं ना कहीं यही दिखाएगी कि डोमिनेंट और रेसेसिव। तो हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कि ये जो बीमारी है ये डोमिनेंट है या रेसेसिव है। By pedigree analysis, one can easily understand whether the trait in a question is dominant or recessive। जब हम pedigree analysis करेंगे तो हम ये देखेंगे जो बीमारी है ये dominant है या recessive है। ठीक है, similarly the trait may be linked to the sex chromosome is important केस ऑफ हीमोफीलिया। जब हीमोफीलिया जिसको होगा उसमें क्या होगा कि जो बीमारी होगी वो सेक्स लिंक्ड होगी। सेक्स लिंक का मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे उनमें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो उनमें प्रेजेंट होंगे और वो इनहेरिट होंगी ऑफस्प्रिंग में। अगर रेसेसिव हो गया, मान लीजिए डोमिनेंट नहीं है रेसेसिव है, तो कैरियर की तरह काम करेंगे। ठीक है, अगर डोमिनेंट है तो बीमारी होके रहेगी। इट इज evident that X-linked recessive traits show the transmission from the carrier female to the male progeny। अगर मान लीजिए X-linked मीन्स की क्रोमोसोम में जो सेक्स क्रोमोसोम है वहाँ पे अगर रेसेसिव ट्रेड है जो कि फीमेल में प्रेजेंट है तो कैरियर होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि फीमेल के पास क्या होगा, 2 X क्रोमोसोम होंगे। मान लीजिए यहाँ पे इसका ये क्या होगा, डिसीज्ड वाला है, डिसऑर्डर वाला है, अगर ये प्रेजेंट है और ये नॉर्मल मेल के साथ क्या करेगी, मेटिंग कर रही है, बच्चे पैदा कर रही है, तो इसके पास क्या होगी, फीमेल तो कैरियर आएगी ही, एक फीमेल क्या होगी, नॉर्मल होगी, लेकिन एक जो मेल होगा ना बेचारा उसको बीमारी होगी और एक क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो इसमें ये देखने को मिल रहा है कि जब एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड होगा, जो जब फीमेल क्या होगी, कैरियर की तरह काम करेगी, तो अगर वो नॉर्मल मेल के साथ बच्चा पैदा करती है, शादी करती है, उसको बीमारी नहीं है, तो उसका मेल में क्या होगा, बीमारी एक जाएगी, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 X क्रोमोसोम है, तो एक के पास क्या है, डिसीज्ड वाले जीन प्रेजेंट है, तो ये आगे चल के जो 50% उसके मेल वाले बच्चे होंगे उनमें बीमारी होगी, 50% में नहीं होगी, लेकिन जो 50% फीमेल होंगी वो कैरियर होंगी, 50% नहीं होंगी। ठीक है, मैंने अभी यहाँ पे क्रॉस करके दिखाया है। आगे देखते हैं, ए रिप्रेजेंटेटिव प्रीडिग्री स्टोन इन द फिगर ऑफ द डोमिनेंट एंड रेसेसिव। अब यहाँ पे 2 फिगर दिए गए, आप यहाँ पे देख के बताएंगे कि डोमिनेंट कौन सा है, रेसेसिव कौन सा है। डिस्कस विथ योर टीचर एंड साइन द प्रीडिग्री ऑफ द कैरेक्टर लिंक टू द बोथ ऑटोसोम एंड 6 क्रोमोसोम। ठीक है, ये देखिए, ये कौन है, फीमेल, ये मेल है। ठीक है, इनकी पहली जनरेशन हो गई, ये दूसरी जनरेशन हो गई। यहाँ पे भी देखिए, ये जो कि पहली जनरेशन हो गई, इनके जो बच्चे हुए, और ये दूसरी जनरेशन हो गई। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं। मेल क्या है, नॉर्मल है, फीमेल को बीमारी है, तो इनके जो बच्चे हुए हैं यहाँ पे देखिए, ये क्या है, फीमेल है, ये मेल है, ये मेल है, इसको मत कंसीडर करिए क्योंकि इसकी शादी हो रखी है इससे। यहाँ पे देखिए मेटिंग का साइन दिखा रखा है। ठीक है, ये क्या है, फीमेल को बीमारी है। फिर जब ये फीमेल, डिसीज्ड फीमेल ने जब शादी की नॉर्मल मेल से, तो इनमें भी देखने को मिला कि जो उनके बच्चे हैं, जो मेल हैं वो तो नॉर्मल, लेकिन फीमेल क्या हो गई, डिसीज्ड हो गई। हमने ये पढ़ा था कि अगर सेक्स लिंक्ड है बीमारी, एक्स एक्स पे है, अगर फीमेल को यहाँ दिख रही है बीमारी लेकिन मेल में तो कोई बीमारी नहीं दिख रहा, अगर मेल में होता सेक्स लिंक तो मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो मेल तो डिसीज्ड ऑटोमेटिकली दिख जाता। लेकिन अगर फीमेल है, फीमेल में दिख रहा है कलर, तो इसका मतलब फीमेल के दोनों जो सेक्स होंगे इस तरीके से होंगे। अगर ये मान लीजिए इस नॉर्मल की, तो इनके जो अगर ये सेक्स लिंक्ड होता उस कंडीशन में, तो जो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक्स एक्स, यहाँ पे जो फीमेल होती सब कैरियर बनती, लेकिन जो जितने मेल बनते बच्चे वो क्या होते, डिसीज्ड वाले होते, क्योंकि फीमेल से ही तो एक्स क्रोमोसोम लेगा,
ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में देखिए फीमेल को बीमारी है, लेकिन फीमेल में भी बीमारी हो रही है, इसके फीमेल वाले बच्चे में भी हो रही है। मेल को तो हो रही है लेकिन फीमेल में भी हो रही है। 50% फीमेल क्या है इसकी नॉर्मल है, 50% मेल इसके नॉर्मल है, 50% डिसीज्ड है। ठीक है। तो जब इस फीमेल ने क्या किया, शादी किया, जब इस फीमेल ने शादी किया तो इसमें देखिए इसकी लड़की को भी बीमारी हो गई। तो आप एक इस तरीके से फैमिली ट्री उठाएंगे। यहाँ पे देखिए फीमेल को बीमारी है, इसमें भी दिख रहा बीमारी, इसमें दिख रहा। तो ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट है। कि ऑटोसोमल का मतलब इसके ऑटोसोम्स वाले क्रोमोसोम पे कहीं जीन प्रेजेंट है बीमारी वाला, जिसकी वजह से चाहे मेल ऑफस्प्रिंग हो चाहे फीमेल हो, दोनों को हो रहा है। जब फीमेल ने शादी की डिसीज्ड वाली तो उसके बच्चे में भी दिख गया, मतलब हर जनरेशन में बीमारी दिख रही है। तो क्या हो गई, डोमिनेंट हो गई, छिप नहीं रही है, सामने आ रही है। तो इसे क्या बोलेंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट। और इसका एग्जाम्पल है मायोट्रोनिक डिस्ट्रॉफी। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, ये मेल और फीमेल है, दोनों ही नॉर्मल हैं, दोनों पेरेंट्स क्या है, नॉर्मल हैं। ठीक है, ये मेल हो गई, ये क्या हो गई, फीमेल हो गई। लेकिन जो उनके बच्चे हैं 50% देखिए, यहाँ 50% नहीं, यहाँ पे देखिए 50 से ज़्यादा। यहाँ ये मेल है, ये मेल है और ये मेल है। तीनों मेल में देखेंगे तो एक क्या है, डिसीज्ड है। यहाँ पे फीमेल जो है, यहाँ पे क्या होंगी, एक डिसीज्ड है एक नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा हुआ। यहाँ पे मान लीजिए एक नॉर्मल जो फीमेल थी उसने शादी कर ली नॉर्मल मेल से, देखने में नॉर्मल लग रही है फीमेल। ठीक है। और बच्चे जो उसके मेल हो गए बच्चे, उसमें बीमारी, और फीमेल वाले क्या है, नॉर्मल है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स के पास ये बीमारी थी, तब जाके उसके बच्चे में देखने को मिली, छिपा हुआ। इसका मतलब ये रिसेसिव है, पहली चीज। दूसरी चीज ये देखिए कि अब जिसमें जो नहीं दिख रहा है, जो कैरियर होंगे उनके जो आगे के जो जनरेशन है, आगे के जो बच्चे होंगे, उनमें बीमारी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये छिपी हुई है और ऑटोसोमल है। अगर मान लीजिए फीमेल कैरियर होगी तो ये मेल को ही ऑब्वियसली करेगी। अगर फीमेल मान लीजिए इस तरीके की कैरियर होगी, अगर सेक्स लिंक कंडीशन होता तब तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे फीमेल तो कैरियर बन गई, लेकिन मेल तो क्या होगा, डिसीज हर कंडीशन में बनेगा। ठीक है। यहाँ पे फीमेल एक नॉर्मल बन गई, यहाँ पे जो मेल हो गया नॉर्मल। मीन्स 50% क्या होंगी, फीमेल कैरियर होंगी, 50% नॉर्मल होंगी, और 50% मेल क्या होंगे, डिसीज्ड होंगे, 50% नॉर्मल होंगे। लेकिन ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रिसेसिव है। ये वाला जनरेशन उठाइए पूरा, इनका मतलब फैमिली ट्री उठाइए। यहाँ पे देखिए इनमें नहीं दिख रहा बीमारी, इनमें नहीं दिख रहा, लेकिन इनमें बीमारी आ गई। अब इनकी हिस्ट्री उठाई गई, इनकी बहन भाइयों में देखा गया तो हाँ बीमारी थी, मतलब कहीं ना कहीं हमारे माता पिता में ये बीमारी रही होगी जो उनमें दिखाने की, रिसेसिव रहा होगा। ठीक है। अगर ये सेक्स लिंक होता तो मेल में ही से बीमारी होती, अगर फीमेल कैरियर होती, फीमेल में नहीं होती। फीमेल तो हमेशा कैरियर होती, और जब कैरियर होती तो ये कलर्ड उसको डिसीज नहीं हुआ होता, वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए रिसेसिव है बीमारी और प्लस ऑटोसोमल होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, चाहे मेल को या फीमेल को बीमारी होगी। यहाँ पे मेल तो हो ही नहीं सकता, 100% गारंटी है। अगर मेल होता इस तरीके से तो एक ही उसके पास एक्स क्रोमोसोम है, वो कलर दिख जाता। ठीक है। लेकिन फीमेल यहाँ पे क्या होगी, कैरियर होगी। फीमेल को क्या है, बीमारी है, बीमारी शो नहीं है, मतलब उसके पास बीमारी वाले जीन है। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इनकी जब मेटिंग हुई तो इनके जो बच्चे हुए उनको बीमारी देखने को मिली। फिर जो नॉर्मल उसकी फीमेल थी उसने जब शादी की, उसने मेटिंग किया, तो जो उसके बच्चे थे, उसके जो मेल वाले बच्चे थे, उनको बीमारी हुई। तो मतलब कि ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसका एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है। आगे चलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होता है, इंसान कलर को ना मतलब वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता कि रेड है कि ग्रीन है। एक ऐसी बीमारी है कि इंसान रंग को नहीं पहचान पाता है। अब देखिए, इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर ड्यू टू द डिफेक्ट इन द आइदर रेड एंड ग्रीन कोन ऑफ अ आई रिजल्टिंग इन द फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द रेड एंड द ग्रीन कलर। ठीक है। ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सेक्स लिंक का मतलब ये है कि जो एक्स है इनमें क्या होगा, इस टाइप का होगा, मीन्स रिसेसिव है। जब रिसेसिव है तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन होगी, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। तो ये इस टाइप की बीमारी है, सेक्स लिंक मीन्स एक्स वाला जो क्रोमोसोम है उनमें, उनसे ये बीमारी क्या होती है, बच्चे में आगे जो जनरेशन है, जो ऑफस्प्रिंग है, उनमें ट्रांसफर होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि जिस इंसान को बीमारी हो जाती है तो उसको डिफेक्ट हो जाता है उसके कोन्स में, आंख में भी होते हैं रॉड और कोन, जिससे हम देख सकते हैं। तो क्या होगा, वो इंसान रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा कि ये ग्रीन है या रेड है। ठीक है। उसको लगेगा कि ग्रीन कलर उसको ब्लू दिखेगा, रेड कलर कोई और उसको कलर नजर आएगा, तो ये प्रॉब्लम होगी। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सर्टेन जीन प्रेजेंट इन एक्स क्रोमोसोम। ये बीमारी इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हो गया कुछ जीन का जो प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम पे। तभी तो पहले लिख दिया क्या है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, डोमिनेंट भी नहीं है, रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब कि पेरेंट्स में है लेकिन दिख नहीं रही बीमारी, उनके पास जो क्रोमोसोम नंबर है, फीमेल की बात स्पेशली फीमेल में ही ज्यादा करके होगा, क्योंकि फीमेल क्या होगी, कैरियर होगी, क्योंकि उसके पास वन पेयर क्या होगा, क्रोमोसोम होगा, कौन सा, एक्स वाला, तो ये कैरियर होगी। अगर मेल होगा तो सीधे से दिख जाएगा कि डिसीज्ड है। ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा करके जो मोस्टली फीमेल ही कैरियर होती है। अगर मेल में ये वाले एक्स क्रोमोसोम चले जाए डिसीज्ड वाले तो वो डिसीज उनमें शो हो जाएगा। फीमेल में भी होगा जब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम जो पेयर है ये एक्स क्रोमोसोम का, अगर दोनों में ही डिसीज्ड हैं, ठीक है, डिसीज्ड वाले आए हैं क्रोमोसोम, तब जाके बीमारी दिखेगी।
तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये जो जीन होंगी, ठीक है, इनमें क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे रेड कलर और ग्रीन कलर में, ठीक है। ये कहाँ पे होगा, एक्स क्रोमोसोम में होगा, ये वाई पे नहीं होगा, एक्स पे होगा। इट अकर इन अबाउट 8% ऑफ मेल एंड ओनली 0.4% ऑफ फीमेल। ये बीमारी 8% मेल में होती है, 0.4% फीमेल्स में होती है। मेल में इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि मेल के पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर एक डिसीज वाला आ गया एक्स क्रोमोसोम तो 100% से बीमारी हो जाएगी। लेकिन फीमेल के पास क्या है, 1 पेयर एक्स क्रोमोसोम, अगर एक आया तो यहाँ पे कैरियर है, उसको बीमारी नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों पे हो गया तब जाके डिसीज होगी, तभी तो यहाँ पे 0.4% फीमेल में डिसीज ये देखने को मिलेगी। This is because the gene that led to the red green color blindness are on the X chromosome। जो ये जीन है ये कहाँ प्रेजेंट है, रेड ग्रीन कलर का जो ब्लाइंडनेस थे ये एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, जिस वजह से जो मेल है उनमें 8% लोगों में, जो मेल में ये बीमारी होती है और फीमेल में 0.4% में बीमारी होती है। डिसीज्ड कंडीशन है ये, ठीक है। कैरियर तो बहुत सारी फीमेल हो सकती है हेटेरोजाइगस कंडीशन में। मेल हैव ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम, फीमेल हैव 2, ठीक है। जो मेल है उनके पास एक एक्स क्रोमोसोम है, फीमेल के पास 2 है, मीन्स एक पेयर एक्स क्रोमोसोम है। द सन ऑफ द वुमेन हु कैरीज द जीन हैज 50% चांस ऑफ करंट ब्लाइंडनेस, ठीक है। जो बेटा होगा उस औरत का जो क्या है, कैरियर है। यहाँ पे ये लिखा कि फीमेल क्या है, कैरियर। फीमेल कैरियर तब होगी हेटेरोजाइगस कंडीशन में, मीन्स उसके एक एक्स क्रोमोसोम पे क्या होगा, डिसीज्ड वाला रहेगा, ठीक है। अगर वो नॉर्मली किसी मेल के साथ मेटिंग कर ली, ठीक है, उसके हस्बैंड में कोई बीमारी नहीं, वो नॉर्मल है, तो यहाँ पे देखिए ये क्रॉस है, इसको मत समझिएगा कि एक्स क्रोमोसोम है, मैं क्रॉस दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो पहली फीमेल होगी नॉर्मल होगी, जो मेल होगा ये भी नॉर्मल होगा, लेकिन ये वाली जो होगी फीमेल ये कैरियर होगी, आगे चल के बीमारी कॉज करेगी। और ये वाला जो मेल होगा 100% इसको कलर ब्लाइंडनेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा कि गया है कि ऐसी वुमेन जो कैरियर है, अगर वो मेटिंग करती है नॉर्मल, उसका हस्बैंड नॉर्मल, उसको कोई बीमारी नहीं, तो उसके 50% जो बच्चे होंगे वो डिसीज्ड वाले होंगे, मीन्स उनको कलर ब्लाइंडनेस होगा। क्योंकि फीमेल के पास क्या है, 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो वो कैरियर की तरह काम कर रहे हैं। तो एक एक्स क्रोमोसोम जब वाई के साथ जाएगा मेल के, तो वहाँ पे 50% चांस क्या है कि नॉर्मल मेल बने, या 50% क्या है उनके पास कलर ब्लाइंडनेस हो, ठीक है। द मदर इज नॉट हर सिर्फ कलर ब्लाइंडनेस बिकॉज द जीन इज रेसेसिव। मदर खुद कलर ब्लाइंडनेस इसलिए नहीं है इस कंडीशन में क्योंकि ये वाला जो जीन है ना ये रेसेसिव है। मैं समझा रही हूँ उसको, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, जब मेंडल ने लिया था हाइट टॉल थी, लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी डोमिनेंट था इसके ऊपर F1 जनरेशन, लेकिन F2 में तो आया ना ये सामने। तो इसी तरीके से जो बीमारी है ये कलर ब्लाइंडनेस, यहाँ पे जो ये डिसीज्ड वाला ये रेसेसिव है और एक्स जो है ये डोमिनेंट है इसके ऊपर। दैट मीन्स दैट इट्स सप्रेस्ड बाई हर मैचिंग डोमिनेंट नॉर्मल एलील, मतलब कि ये जो एक्स है इसके ऊपर ये क्या है, डोमिनेंट है इसके ऊपर, इसी वजह से क्या हो रहा है, ये रेसेसिव हो रही है, वो कैरियर की तरह काम कर रही है फीमेल। अ डॉटर विल नॉट नॉर्मली बी कलर ब्लाइंडनेस अनलेस हर मदर इज कैरियर एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंडनेस। एक डॉटर कभी, मतलब हम बोल सकते हैं नॉर्मली वो कलर ब्लाइंडनेस नहीं हो सकती, वो तब होगी जब फीमेल जो उसकी मदर होगी वो क्या होगी, कैरियर होगी एटलीस्ट, और फादर क्या होगा, डिसीज्ड होगा। मतलब कि इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे जो फीमेल होगी ये कैरियर हो गई, ये वाला नॉर्मल मेल बन गया, इससे गया यहाँ पे देखिए इस वाली फीमेल को क्या हुआ, कलर ब्लाइंडनेस बीमारी हो गई, इस वाले मेल को भी कलर ब्लाइंडनेस हो गया। मीन्स कि यहाँ पे 50% जो फीमेल है वो कैरियर है, 50% क्या है, बीमारी वाली है, 50% जो मेल है नॉर्मल है और 50% क्या है, डिसीज्ड है। तो एक फीमेल तभी डिसीज्ड हो सकती है कलर ब्लाइंडनेस की जब कम से कम उसकी जो मदर है वो कैरियर हो इस बीमारी की और उसके फादर क्या हो, डिसीज्ड हो, ठीक है। आगे चलते हैं, हेमोफीलिया। दिस सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज विच शो इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनइफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी हैज बीन वाइडली स्टडी। ठीक है, ये कैसी बीमारी, ये भी सेक्स लिंक्ड है बट ये रिसेसिव है, ठीक है, छिपा हुआ है। इसमें क्या होगा कि जो फीमेल होगी वो कैरियर की तरह काम होगी, मीन्स कि हम मान लीजिए कि ये एक्स है, ठीक है, सेक्स लिंक्ड है, तो यहाँ पे ये डिसीज्ड वाला प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगी, फीमेल कैरियर है, उसको कोई बीमारी नहीं है हीमोफीलिया की, लेकिन जब ये नॉर्मल मेल के साथ क्या करेगी, मेटिंग करेगी, तो इसके जो मेल होंगे उनको ये बीमारी जरूर हो जाएगी, ठीक है। तो ये ज्यादा करके मेल को क्या करती है, बीमारी ट्रांसफर करती है, और जो फीमेल इनकी होती है जनरली ये क्या होती है, कैरियर होती है, और ये खुद हीमोफिलिक नहीं होती है, ठीक है। In this disease, a single protein that is a part of the cascade of the protein involved in the clotting of the blood is affected। इस बीमारी में क्या होता है कि एक सिंगल प्रोटीन जो पार्ट है किसका, कैस्केड ऑफ प्रोटीन, जब हमको चोट लग जाती है जो क्लॉटिंग फैक्टर जो रहते हैं, सब क्लॉटिंग कैसे होती है वो जगह पे, उस प्रोसेस में जितनी भी प्रोटीन लगती है उसे बोलते हैं कैस्केड प्रोटीन। उनमें क्या होगा कि एक जो जीन है, एक सिंगल प्रोटीन जो होगा वो बन नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्लॉटिंग पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा, क्लॉटिंग अफेक्टेड हो जाएगा। ड्यू टू दिस एन अफेक्टेड इंडिविजुअल इज अ सिंपल कट विल रिजल्ट नॉन स्टॉपिंग ब्लीडिंग। ये जो प्रोटीन है ना उसके बॉडी में नहीं बन रहा है हीमोफिलिक पर्सन में,
क्लॉटिंग फैक्टर। तो क्या होगा कि जब उसको नॉर्मल एक कट लग जाएगा ना तो वो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। द हेट्रोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया में ट्रांसमिट द डिसीज टू सन। जो हेट्रोजाइगस फीमेल होगी, मान लीजिए एक्स एक्स ये हेट्रोजाइगस है, ये किसको बीमारी देगी? सीधे जो मेल होगा उनको बीमारी देगी। ठीक है, द पॉसिबिलिटी ऑफ द फीमेल बिकमिंग द हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज द मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक एंड वाइबल इन द लेटर स्टेज ऑफ लाइफ। क्या होता है कि जो फीमेल होगी बहुत रेयर चांसेस है कि वो हीमोफिलिक हो। ये तभी होगा जब उसकी मदर क्या होंगी? एटलीस्ट क्या हूँ? कैरियर हूँ, और फादर क्या हूँ? हीमोफिलिक हूँ। मान लीजिए इस तरीके का कंडीशन होगा तो जो इनकी फीमेल होंगी ये कैरियर बन गई, ये वाला मेल नॉर्मल हो गया, ये वाली देखिए फीमेल डिसीज्ड हो गई, और ये वाला जो हो गया डिसीज्ड मेल हो गया। वही सेम जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस में देखा था कि यहाँ पे देखिए 50% जो होंगी फीमेल कैरियर होंगी, 50% डिसीज्ड वाली होंगी। ठीक है, और यहाँ पे 50% मेल नॉर्मल वाले होंगे, 50% जो यहाँ पे मेल होंगे वो डिसीज्ड वाले होंगे। ठीक है, तो फीमेल ज़्यादा करके कैरियर होंगी, जिसकी वजह से जो आगे के जो मेल वाले बच्चे होंगे, अगर नॉर्मल किसी मतलब ऐसे इंसान के साथ शादी की जिनको कोई बीमारी नहीं है हीमोफिलिक, तो जो उनका जो बच्चा होगा मेल उसको डिसीज जरूर हो जाएगा अगर फीमेल कैरियर है। लेकिन अगर फीमेल खुद अगर कलर ब्लाइंडनेस हो तो ये कंडीशन ये हो सकती है या तो हेट्रोजाइगस कंडीशन हो फीमेल की, मदर की। ठीक है, और उसके फादर, और ज़रूरी है कि उनको बीमारी हो, हीमोफिलिक हो। ठीक है, ये कंडीशन है। या तो फिर फीमेल डिसीज्ड भी हो सकती है, ऐसा नहीं है जो मदर वो डिसीज्ड हो जाए और फादर भी डिसीज्ड हो जाए। तो 100% ये होगा कि जितने इनके बच्चे बनेंगे सब क्या होंगे, चाहे मेल चाहे फीमेल, सबको बीमारी होगी हीमोफीलिया। ठीक है, आगे देखते हैं। द फैमिली पेडिग्री ऑफ क्वीन विक्टोरिया सो अ नंबर ऑफ हीमोफिलिक डिसेंडेंट एज सी वॉज कैरियर ऑफ द डिसीज। ठीक है, जो क्वीन विक्टोरिया थी इंग्लैंड की रानी, इनको भी क्या था? हीमोफीलिया था, बीमारी थी, बीमारी नहीं थी, ये कैरियर थे, सॉरी ये कैरियर थी। और इनके बोल सकते जो माता पिता थे, उनके जो माता पिता थे, मतलब इनके जो पूर्वज थे, उनको भी ये बीमारी कहीं ना कहीं उनके फैमिली ट्री में देखने को मिली, जिसकी वजह से ये खुद जो क्वीन विक्टोरिया थी खुद ये हीमोफिलिक क्या थी? कैरियर थी। तो इस बीमारी को एक और नाम से पुकारा जाता है, ये इसको बोल सकते हैं रॉयल डिसीज बोल सकते हैं, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के हुआ है इस वजह से ये जो हीमोफीलिया इसे हम रॉयल डिसीज भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। इसके बारे में हर जगह बात की हमने। पॉइंट म्यूटेशन हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हमने पॉइंट म्यूटेशन जब पढ़ाया यहाँ पे कि जब एक सिंगल बेस पेयर जीन डिलीट हो जाए तो ये पॉइंट म्यूटेशन किस में देखने को मिलेगा? सिकल सेल एनीमिया। मीन्स इसका नाम बहुत दिया गया। और यहाँ पे जो एक दिया गया है, बोला गया है कि पेडिग्री एनालिसिस करने को दिया गया है, जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है ये भी दिया गया है सिकल सेल एनीमिया। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। दिस इज एन ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट दैट कैन बी ट्रांसमिट फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर आर द कैरियर फॉर अ जीन और हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये कैसी बीमारी है? ये कैसी ऑटोसोम है, ये सेक्स लिंक नहीं है कि यहाँ पे जब तक हमने कलर ब्लाइंडनेस में देखा और हीमोफीलिया में देखा वो क्या थे? सेक्स लिंक थे। लेकिन इनमें क्या है? ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव है, मतलब कि ऑटोसोमल वाले जो क्रोमोसोम है उनमें बीमारी होती है, प्लस ये क्या है? रिसेसिव है। पेरेंट्स में नहीं दिख रही लेकिन बच्चे में जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या बोल सकते हैं कि एक जनरेशन गैप करके आगे वाली जनरेशन में शो हो सकती हैं, लेकिन ये जरूर स्किप करेंगी। ठीक है, आगे वाले भी जनरेशन में शो हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैमिली ट्री है देखिए यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं देखिए इसमें स्किप हो गई, लेकिन यहाँ पे भी स्किप है, यहाँ पे शो हो गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्किप है, लेकिन अगर ये मान लीजिए आगे चल के शादी करता तो इनके जो बच्चे होंगे क्या पता उनमें नहीं दिखे ये बीमारी, लेकिन वो जब शादी करे तो उनमें दिख जाए। तो जो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होते हैं वो स्किप करते रहते हैं जनरेशन वाइज। ठीक है, इसमें देखते हैं कि ये बीमारी जो होगी ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ट्रेट है, ये दोनों पेरेंट्स से होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फीमेल ही कैरियर होगी, नहीं, यहाँ पे जो दोनों पेरेंट्स होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों पार्टनर जो होंगे अगर कैरियर हैं इस बीमारी के, ठीक है, तो इससे बीमारी जो होगी ऑफस्प्रिंग में जाएगी। द डिसीज इज कंट्रोल्ड बाय द सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA HBS। ये जो बीमारी है ये कंट्रोल किया जाएगा एक सिंगल पेयर जो एलील है उसका नाम है HBA HBS। आउट ऑफ द 3 पॉसिबल जीनोटाइप ओनली होमोजाइगस इंडिविजुअल HBS जो होता है शो डिसीज्ड फिनोटाइप। ठीक है, HBA HBS होगा, इसका मतलब ये क्या है? ये डोमिनेंट होंगे और ये वाला क्या होंगे? डिसीज्ड होंगे या रिसेसिव बोल सकते हैं होंगे। ठीक है, अगर HBA HBA होगा इस तरीके से, इस कंडीशन में हो सकता है दोनों पेरेंट्स HBA HBA है तो ये नॉर्मल होंगे, इनको कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, अगर HBS HBS आए तो इसका मतलब इनको 100% क्या है? बीमारी होगी। ठीक है, इनको क्या है? सिकल सेल एनीमिया है। अगर HBA एक पेरेंट्स से आया, दूसरे से आया HBS, ठीक है, मान लीजिए मेल हो या फीमेल है, इनसे आया, ठीक है, इस कंडीशन में हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा? ये कैरियर की तरह काम करेंगे क्योंकि इनके पास क्या है? HBS वाला एक एलील या फिर बोल सकते हैं जीन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो आगे के बच्चे होंगे उनमें ये ट्रांसफर होगा, तो डिसीज भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है आगे वाले जनरेशन में। ठीक है,
Heterozygous HbA/HbS individual appear apparently unaffected, but they are the carrier of disease as the 50% of the probability of transmission of the mutated gene to the progeny, thus exhibiting the sickle cell anemia trait. ठीक है, क्या होगा कि जब होमोजाइगस कंडीशन होगी HbA/HbA, ये तो नॉर्मल हो गया, इनको बीमारी नहीं है, लेकिन होमोजाइगस कंडीशन SBS होगा तो इसको सिकल सेल एनीमिया वाली बीमारी है। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया HbA/HbS, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 50% चांस है कि बीमारी क्या हो, ऑफस्प्रिंग में, बच्चों में फैल जाए, क्योंकि कैरियर की तरह काम कर रही है। ठीक है, द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय सब्सटीट्यूशन ऑफ द ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। इस बीमारी में क्या होता है कि देखिए यहाँ पे बीटा ग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम हो रही, जो हीमोग्लोबिन का जो बीटा वाला चेन है वहां पे क्या होगा कि 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाएगा, वैलिन आ जाएगा। ये अमीनो एसिड्स है, ठीक है, जो ग्लूटामिक एसिड की जगह कौन आ जाएगा, वैलिन आ जाएगा 6th पोजीशन पे, वो भी बीटा ग्लोबिन चेन में, जिसकी वजह से बीमारी होगी। जैसे हम पहले डायग्राम देख लेते हैं, ये HbA नॉर्मल जीन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये कोडिंग स्ट्रेंथ हो गया, ये टेम्पलेट हो गया, ठीक है, ये डीएनए होगा। अब डीएनए से आरएनए बन रहा है, mRNA, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब mRNA से प्रोटीन बनेंगे, मीन्स हम जानते हैं कि प्रोटीन क्या है, हेट्रोपॉलीमर है, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड से जुड़ के प्रोटीन बनता है, ठीक है, तो ये क्या होंगे, कोडिंग स्ट्रेंथ होंगे। कोडिंग स्ट्रेंथ का कोई काम नहीं था, कोई कोडिंग वोडिंग नहीं करता है, बस हाँ ये बोल सकते हैं कि ये सेम सीक्वेंस देता है, कैसे, mRNA का, तो ये क्या है, कोडिंग स्ट्रेंथ है, ये वाला टेम्पलेट है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये नॉर्मल वाला बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन की, जिसके पास HbA वाला जीन है, ये नॉर्मल वाले हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब mRNA बना, GAG बना, CTC से GAG बना, तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे ये कोडिंग स्ट्रेंथ है, सेम है mRNA का, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है, ये बीटा चेन की बात की गई। जो बीटा चेन है, हम जानते हैं कि अल्फा चेन भी होता है, दो बीटा चेन होता है, किसमें, हीमोग्लोबिन में। तो जो बीटा वाले चेन है, अल्फा चेन को कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्फा चेन मजे में है, खुश है, लेकिन जो बीटा वाले चेन है ना, उसमें प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे 6 पोजीशन पे अभी आगे चल के जिनमें बीमारी होगी उन पे क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाएगा। तो ये नॉर्मल वाला हो गया, ये तो सही है, लेकिन जिसको सिकल सेल एनीमिया होगा, जिसके अंदर HbS वाले जीन होंगे, यहाँ पे देखिए ये कोडिंग स्ट्रेंथ है, ये टेम्पलेट है। अब ये टेम्पलेट आगे चल के जब mRNA बना रहे हैं, मीन्स यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जब हो रहा है, तो देखिए CAG हो गया, यहाँ पे T की जगह A आ गया, ठीक है, थाइमिन की जगह एडमिन आ गया, जिसकी वजह से जो mRNA होगा वो सीक्वेंस अपना उल्टा देगा, G रहेगा। थाइमिन की जगह हम बोल सकते हैं, अगर कोडिंग स्ट्रैंड से मिलाएं तो थाइमिन की जगह क्या, यूरेसिल आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि RNA में क्या होगा, थाइमिन की जगह यूरेसिल आता है, DNA में तो थाइमिन रहता है प्रेजेंट, ठीक है, तो यहाँ पे सेम रहेगा। यहाँ पे देखिए ये कोडिंग स्ट्रेंथ है, ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट में देखिए यहाँ पे थाइमिन की जगह एडेनिन आ गया, तो जो इसके mRNA होंगे अब उनका सीक्वेंस अलग होगा। यहाँ पे क्या था, CTC से क्या बन रहा था, GAG, मीन्स कि यहाँ पे जो उनके कॉम्प्लीमेंट्री इस तरीके से बनेंगे, लेकिन यहाँ पे जब एडेनिन आ गया थाइमिन की जगह, तो यहाँ पे यूरेसिल आ गया, तो इसका मतलब इसका जो mRNA होगा वो दूसरा प्रोटीन बनाएगा, आगे चल के ट्रांसलेशन करेगा। तो देखिए इनका जो 6 पोजीशन है, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया, ठीक है, जो डिसीज्ड वाले लोग होंगे उनमें क्या होगा, 6 पोजीशन बीटा चेन में, अल्फा चेन में नहीं, बीटा चेन में 6 पोजीशन में क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड प्रोटीन, मतलब अमीनो एसिड की जगह कौन आ जाएगा, वैलिन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोटीन बनेंगे दूसरे बन जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनमें देखने को मिलेगा सिकल सेल एनीमिया। ये सिकल सेल एनीमिया क्या है कि जो RBC है यहाँ पे कैसा होगा, बाई कॉनकेव होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, वो सिकल शेप हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। हम बोल सकते हैं ना कि आधा चांद, हम जब मून देखते हैं ना तो हाफ मून होता है ना, इस तरीके से, तो इस टाइप का हमको सिकल शेप को मिल जाएगा। या फिर हंसिया जानते हैं जो घास काटते हैं, तो उस टाइप का भी मिल जाएगा, उसको हम सिकल बोलते हैं। तो क्या होगा, इस टाइप का शेप देखने को मिल जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम यही है कि जो बीटा चेन है, ठीक है, बीटा चेन में क्या है, ये नॉर्मल वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं, ये यहाँ पे देखिए ये जो mRNA है ये क्या है, प्यूरिन हो गया। हम जैसे जानते हैं AG क्या होता है, प्यूरिन होता है, ठीक है, और यहाँ पे थाइमिन हो गया, साइटोसिन हो गया, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये क्या हो गए, पिरामिडिन हो गए। तो हम बोल सकते हैं कि जो नॉर्मल जीन है किसका, हीमोग्लोबिन में बीटा वाले, यहाँ पे क्या हो गया, ये जो प्यूरिन से क्या हो गया, पिरामिडीन में बदल गया, ठीक है। ये mRNA की बात की जा रही है कि ये प्यूरिन से किस में बदल गया, पिरामिडीन में बदल गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेम्पलेट तो सेम था, जो कोडिंग हो रहा था DNA का टेम्पलेट वो तो सेम था, लेकिन यहाँ पे जीन क्या हो गई, बदल गई। यहाँ पे थाइमिन की जगह एडेनिन आ गया, तो इसका मतलब अगर हम टेम्पलेट के सीक्वेंस में देखेंगे तो ये थाइमिन क्या है, पिरामिडीन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्यूरिन आ गया, ठीक है। लेकिन mRNA के सीक्वेंस में देखेंगे तो ये A जो है ये क्या है, प्यूरिन है, प्यूरिन से क्या हो जाएगा, पिरामिडीन आ जाएगा, जिसकी वजह से जो बीटा चेन होंगे 6 पोजीशन में जो ग्लूटामिक एसिड थे उसके जगह कौन आ जाएंगे, वैलिन आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है।
The substitution of amino acid in the globin protein results due to the single base pair substitution in the 6 codon of the beta globin chain from GAG से GUG। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा कि एक सिंगल बेस पेयर का क्या हुआ, सब्सटीट्यूशन हुआ। यहाँ पे थाइमिन की जगह क्या आ गया, एडेनिन आ गया। ठीक है, डिसीज्ड वाले में, नॉर्मल में तो सही है लेकिन डिसीज में तो देखने को क्या मिला, GAG से GUG बन गया। मीन्स की जो ट्रांसक्रिप्शन था यहाँ पे GAG बनना था, ठीक है, तो यहाँ पे GUG हो गया। मीन्स की यहाँ से प्यूरिन से क्या हो गया, पिरामिडीन में बदल गया 6 पोजीशन पे। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ 6 पोजीशन पे, जिसकी वजह से ग्लूटामिक एसिड की जगह बीटा चेन पे कौन आ गया, वैलिन आके बैठ गया। ठीक है, द म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अंडरगो पॉलिमराइजेशन अंडर अ लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग द चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी फ्रॉम द बाइकॉन्केव डिस्क टू इलोंगेटेड सिकल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जो म्यूटेटेड हीमोग्लोबिन होंगे, जो बीटा वाले, यहाँ पे देखिए ये म्यूटेटेड हो गए, मीन्स इनमें चेंजेस आ गए। यहाँ पे देखिए ये जो सीक्वेंस है यहाँ पे बदल गया, तो यहाँ पे म्यूटेशन हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन हुआ, मीन्स की एक बेस पेयर की वजह से। अगर ये थाइमिन यहाँ प्रेजेंट है तो यहाँ अगर थाइमिन होता तो कोई चेंजेस नहीं था, लेकिन थाइमिन की जगह यहाँ पे एडेनिन आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में mRNA कुछ और बन गया और प्रोटीन भी अब कुछ और बन रहा है कि 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा, जो नॉर्मल हम बोलेंगे कि जो नॉर्मल ये जो बीमारी है जिसमें नहीं हुई है, उनमें जो शेप है ये सिकल लाइक है, लेकिन जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है वो कैसे होते हैं, बाइकॉन्केव शेप के होते हैं। ठीक है, जिनमें बीमारी हो जाती है वहाँ पे क्या होगा, उनका शेप इस तरीके से हो जाएगा, सिकल। क्यों, क्योंकि जब ऑक्सीजन जाएगा, हम जानते हैं कि जो आरबीसी है उसका जगह खाली है। ठीक है, जो मेच्योर आरबीसी हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, इसलिए नहीं पाए जाते ताकि वो और ज़्यादा ऑक्सीजन को बाइंड कर सके और हमारे बॉडी में ट्रांसफर करें। ठीक है, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन को ये बाइंड करेंगे, जब पोलिमराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, तो इनका शेप इस टाइप का हो जाएगा, सिकल लाइक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इनकी बॉडी में भी क्या हो जाएगा, एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो होगी बहुत कम होगी, जब स्पेस कम होगा, क्योंकि जो भगवान ने, या बोल सकते जो नेचर ने दिया है, जो हमारा जो आरबीसी का शेप है वो बाइकॉन्केव तो है ही, उसके साथ जो मेच्योर आरबीसी होते हैं उनके पास कोई न्यूक्लियस या कोई ऑर्गेनल उनके पाए नहीं जाते। इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि आरबीसी के सेल को फ्री रखा गया ताकि वो बहुत सारे ऑक्सीजन को बाइंड कर सके और हमारे बॉडी में ट्रांसफर करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो बाइकॉन्केव से सिकल शेप में आ जाएगा तो इस टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन कम बाइंडिंग होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, लो ऑक्सीजन टेंशन, जिसकी वजह से जो शेप है आरबीसी का बाइकॉन्केव से सिकल लाइक हो जाएगा, हंसिया के जैसा। एक ये तो बीमारी हो गई, लेकिन एक एडवांटेज भी ये है कि जिनमें ये बीमारी होती, सिकल सेल एनीमिया, उनको बोल सकते हैं कि मलेरिया नहीं होता। हम मलेरिया की लाइफ साइकिल ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़े हैं कि क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में स्पोरोजोइट इंटर करता है तो पहले लीवर सेल में जाता है, लीवर सेल से कहाँ जाएगा, आरबीसी में जाता है। वो एक से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने आप को बढ़ाता है, लेकिन आरबीसी में नहीं जा पाएगा जिनको सिकल सेल एनीमिया हो, क्योंकि इनका जो शेप है इनका सिकल लाइक है। तो यहाँ पे उस स्पोरोजोइट की क्या होगी, डेथ हो जाएगी, वो अपने आप को बढ़ा नहीं पाएगा, तो इनको मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होते हैं हम बोल सकते हैं कि ये रिसेसिव हो सकते हैं, डोमिनेंट हो सकते हैं। ठीक है, हमने इसमें कंप्लीट किया था कि कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, ठीक है, हीमोफीलिया क्या है, और सिकल सेल एनीमिया तक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया था ये 3 बीमारी। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिनाइलकीटोनुरिया। ठीक है, ये फिनाइलकीटोनुरिया क्या है, दिस इज इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, इट इज ऑल्सो इनहर्टेड एज अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, ये बीमारी जो होती है माता पिता से बच्चों में आती है। ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये सेक्स लिंक नहीं है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है। जैसे मान लीजिए जिस इंसान की बीमारी होगी ना, तो उसके जो ऑटोसोम्स होंगे उन क्रोमोसोम में होगा। ठीक है, और वो भी छिपा हुआ रहेगा, वो सामने नहीं आएगा, वो कैरियर की तरह काम करेगा। तो ये रिसेसिव ट्रेट होते हैं। ये मान लीजिए किसी पेरेंट्स को है तो ये बीमारी जब उसके बच्चे को हो जाएगी, अगर वो डिसीज्ड फॉर्म में है, ठीक है, वहाँ पे शो हो रहा है ये रिसेसिव ट्रेट, तो उसको दिखेगा कि हाँ बीमारी है। लेकिन जिनमें है, जिन पेरेंट्स में, वो क्या है, कैरियर की तरह यहाँ पे काम करेंगे। The affected individual lack an enzyme that convert the amino acid phenylalanine into the tyrosine। जिस इंसान को बीमारी हो जाती है उसके अंदर बोल सकते हैं कि एक एंजाइम है जिसका नाम है फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, ये एंजाइम, ये जो जीन होता है, जो जीन इस एंजाइम को बनाता है, वो जीन इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो एंजाइम का जो काम है, इस एंजाइम का काम ये है कि जो अमीनो एसिड है फिनाइलएलानिन को, इसको बदलता है, चेंज करता है टायरोसिन में। दोनों ही अमीनो एसिड हैं, बट ये जो एंजाइम होता है ये क्या कन्वर्ट करता है फिनाइलएलानिन को टायरोसिन में। अब जिनमें ये एंजाइम नहीं है उसमें तो अब ये जो फिनाइलएलानिन है ये टायरोसिन में अब नहीं बदल पाएगा। तो देखिए क्या होता है उसके आगे, As a result of these, phenylalanine is accumulated and converted into the phenylpyruvic acid and other derivatives। क्या होता है, जिनमें ये एंजाइम नहीं बन पाते हैं, होता यही है कि जो फिनाइलकीटोनुरिया है इनमें वो जीन प्रेजेंट नहीं होता जो एंजाइम बनाता। एंजाइम का नाम क्या है, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अगर नहीं याद है इसका नाम तो आप यहाँ पे पढ़े होंगे, जब मैंने पढ़ाया था यहाँ पे देखिए
प्लीरोट्रॉपी में ये देखिए यहाँ पे इसका जिक्र किया गया है कि जो फिनाइल कीटोन्यूरिया है ये क्या होता है, इसके एक जीन से, मतलब कि एक जो जीन होगा जो कंट्रोल करेगा इससे बहुत सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर, तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्लीरोट्रॉपी बोलते हैं। उसका एग्जांपल बेस्ट लिया था फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें क्या होता है, इसमें म्यूटेशन हो जाता है उस जीन में जो एंजाइम बनाता है जिसका नाम है फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज। ठीक है, इसका काम क्या है, ये फिनाइल एनालिन को किस में बदल रहा है, टायरोसिन में बदल रहा है। अगर ये एंजाइम नहीं रहेगा जिस इंसान में तो वो टायरोसिन में नहीं बदल पाएगा। इसका मतलब ये जो फिनाइल एनालिन है कहीं ना कहीं एक्युमुलेट होंगे, इकट्ठा होंगे, या फिर वो किसी और में प्रोडक्ट में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बहुत सारे जैसे कि सिम्टम्स हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे फिनोटिपिक कैरेक्टर या एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन हो गया, हेयर नहीं होगा बालों में, स्किन का पिगमेंटेशन खराब हो जाएगा, तो यहाँ पे भी दिया गया है। तो अब इसको अच्छे से यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि जो फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज है उस इंसान में नहीं है जिसको फिनाइल कीटोन्यूरिया है। तो अब जो बोल सकते हैं जो फिनाइल एनालिन है अब ये किसी दूसरे प्रोडक्ट में अपने आप को बदलेंगे जो है फिनाइल पायरविक एसिड और उसके कोई अदर डेरिवेटिव होंगे। अकुमुलेशन ऑफ दीज इन ब्रेन, किसकी बात की गया है, फिनाइल पायरविक एसिड, और जो उसके डेरिवेटिव होंगे ये कहाँ अकुमुलेट हो जाएंगे, ब्रेन में अकुमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। रिजल्ट इन मेंटल रिटार्डेशन, जिसकी वजह से जिस इंसान को ये प्रॉब्लम है, मिस फिनाइल कीटोन्यूरिया की प्रॉब्लम है, उसमें क्या होगा, उसका मेंटल रिटार्डेशन, उसकी बोल सकते हैं मेंटल डेवलपमेंट सही नहीं हो पाएगी। दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन बिकॉज ऑफ इट्स पुअर एब्जॉर्प्शन बाई किडनी। ठीक है, ये जो फिनाइल पायरविक एसिड बने हैं ये सब क्या होंगे, किडनी के थ्रू फिल्ट्रेट होके फिर यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएंगे बॉडी से, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा किडनी है इसको सही से एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसके अलावा और भी फिनोटिपिक कैरेक्टर हम बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन देख सकते हैं, हेयर लॉस हो गया, स्किन का पिगमेंटेशन हो गया, मेंटल रिटार्डेशन, ये सब क्या होता है फिनाइल कीटोन्यूरिया में देखने को मिलता है। इसमें एक एंजाइम, एक जो जीन है, जीन जिस एंजाइम को बनाता है बस वो जीन उसमें प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वो एंजाइम नहीं बन पाता। जब एंजाइम नहीं बन पाता तो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं बदल पाए। यहाँ पे सबस्ट्रेट कौन होंगे उस एंजाइम के लिए, फिनाइल एनालिन होगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, टायरोसिन। नॉर्मल कंडीशन में जिस इंसान को बीमारी नहीं है, लेकिन ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट होने की वजह से अब ये टायरोसिन नहीं बनेगा, वहां पे क्या बनेगा, फिनाइल पायरविक एसिड और उसके डेरिवेटिव, ये इकट्ठा हो जाएंगे ब्रेन में, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होगा, हेयर लॉसेस होंगे, इसके अलावा स्किन का जो पिगमेंटेशन है वो भी खराब हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है थैलेसीमिया, एक बीमारी है, ये भी ब्लड रिलेटेड बीमारी है। दिस इज ऑल्सो एन ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ द पार्टनर आर अनअफेक्टेड कैरियर ऑफ द जीन और हेट्रोजाइगस। ठीक है, ये थैलेसीमिया में क्या होता है, ये ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है, मीन्स ऑटोसोम्स वाले क्रोमोसोम में है, वो भी ब्लड में है। ठीक है, ब्लड की बीमारी है इसमें, जैसे हमने हीमोफीलिया पढ़ा था, अभी सिकल सेल एनीमिया पढ़ा था, तो ये भी क्या है, थैलेसीमिया भी क्या है, ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होगा, दोनों ही पेरेंट्स है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों ही पेरेंट्स में अगर ये बोल सकते हैं ये जो ऑटोसोमल लिंक रिसेसिव जीन है अगर प्रेजेंट है जो बीमारी कॉज कर रहा है तो बीमारी होगी। नहीं अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, मींस कि एक ही मतलब दो क्रोमोसोम होते हैं पेयर में, तो अगर एक ही पे प्रेजेंट है, एक ही पे जीन प्रेजेंट है, तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गया, अगर दोनों पे आ गए तो इसका मतलब डिसीज्ड पर्सन है वो। ठीक है, देखिए क्या होता है, द डिफेक्टेड कुड बी ड्यू टू आइदर म्यूटेशन और डिलीटेशन विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन द रिडक्शन रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ वन ऑफ द ग्लोबिन चेन दैट इज अल्फा एंड बीटा दैट मेक अप द हीमोग्लोबिन। क्या होता है, जिस इंसान में म्यूटेशन हो गया है या फिर डिलेक्टेशन हो गया इस जीन का, देखिए जो कहाँ प्रेजेंट है, ऑटोसोम में, ऑटोसोमल वाले जो क्रोमोसोम है उनमें प्रेजेंट, ये सेक्स क्रोमोसोम में नहीं प्रेजेंट है, मींस जो 22 पेयर है उनमें प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो अल्फा चेन है या फिर बीटा चेन है, हम जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है उनमें 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। ठीक है, तो यह अल्फा वाले को भी अफेक्ट कर सकता है, बीटा वालों को भी कर सकता है, लेकिन हमने सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था कि बीटा वाले चेन में अफेक्ट हो जाता है, लेकिन थैलेसीमिया में क्या होगा कि दोनों में ही डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देखते हैं, दिस कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू द एनीमिया व्हिच आर कैरेक्टराइज्ड ऑफ दिस डिसीज। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल होंगे ना कम बनेंगे, जिसकी वजह से खून की कमी हो जाएगी, और जब खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया नाम की बीमारी होती है। ठीक है, तो इस बीमारी को अगर जानना है कि अगर ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, पता चल गया इतना। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये होगा कि हेमोफीलिया है ये, कि क्लॉटिंग फैक्टर नहीं सही से बन रहे हैं, ये हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, क्वालिटी खराब हो रही है बीटा चेन की, जो बीटा चेन है हीमोग्लोबिन की उसकी क्वालिटी खराब हो जा रही है, क्योंकि 6 पोजीशन पे कौन आ रहा है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जा रहा है, ये वाला अमीनो एसिड आ जा रहा है। और थैलेसीमिया में क्या होगा, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा चेन हो, दोनों की बोल सकते हैं कि अमाउंट कम बन रहा है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्वांटिटी कम बन रहा है। तो अगर जिसमें देखने को मिलेगा कि ये जेनेटिकली डिसऑर्डर बीमारी है, ठीक है, मेंडेलियन, लेकिन यहाँ पे खून की कमी है, तो तुरंत आ जाएगा दिमाग में कि थैलेसीमिया है, मीन्स यहाँ पे जो हम बोल सकते हैं अल्फा या फिर बीटा हीमोग्लोबिन जो है सही से नहीं बन रहे हैं। अब आगे देखते हैं,
थैलेसीमिया कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू विच द चेन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज अफेक्टेड। हम थैलेसीमिया को 2 कैटेगरी में रखते हैं कि कौन सा चेन नहीं बन रहा, अल्फा वाला नहीं बन रहा है हीमोग्लोबिन का या बीटा वाला नहीं बन रहा है। अब देखिए, in alpha thalassemia production of alpha globin chain is affected while in beta thalassemia production of beta chain is affected। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा कि यहाँ पे जो अल्फा चेन है, जो अल्फा हीमोग्लोबिन के जो चेन है वो नहीं बन रहे हैं सही से, उनका अमाउंट कम बन रहा है। ठीक है, अगर बीटा थैलेसीमिया, इसका मतलब कि जो प्रोडक्शन हो रहा है बीटा चेन का हीमोग्लोबिन का, वो क्या हो रहा है, कम बन रहा है। तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं कि अगर अल्फा हीमोग्लोबिन वाला चेन कम बन रहा है तो इसका मतलब उसे अल्फा थैलेसीमिया हुआ है, अगर बीटा हीमोग्लोबिन का चेन कम बन रहा है तो इसका मतलब उसे बीटा थैलेसीमिया हुआ है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। अल्फा थैलेसीमिया इज कंट्रोल्ड बाय 2 क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 and HbA2 on the chromosome number 16 of the each parents and it observed due to the mutation or the deletion of one or more of the 4 gene। क्या होता है अल्फा थैलेसीमिया में, ये दोनों पेरेंट्स हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों पेरेंट्स के अगर 16 क्रोमोसोम नंबर 16 पे इस तरीके से पेयर में क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मान लीजिए मैंने 16 क्रोमोसोम बनाया है, तो यहाँ पे 2 जीन हम बोल सकते हैं इसको क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं अल्फा थैलेसीमिया को। एक हो गया HbA1, दूसरा हो जाएगा HbA2। ये क्या होंगे, अगर क्लोजली लिंक्ड हैं, ये बहुत क्लोजली लिंक्ड होंगे, तो यहाँ पे भी यही आएगा HbA1 और HbA2। ठीक है, यहाँ पे होंगे। इसका मतलब ये जो क्रोमोसोम है इस पे 4 जीन प्रेजेंट हो गई। अगर इनमें से एक नहीं है तो इसका मतलब कि यहाँ पे कम बोल सकते हैं अल्फा ग्लोबिन बनेगा। अगर एक से ज़्यादा अफेक्टेड जीन है तो इसका मतलब और भी कम अल्फा हीमोग्लोबिन के चेन बनेंगे। तो ऐसा होगा कि यहाँ पे क्या होगा कि 2 जीन यहाँ पे कंट्रोल करेंगे अल्फा थैलेसीमिया को। पहला हो गया HbA1 HbA2। ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे, क्रोमोसोम नंबर 16 पे, 16वें क्रोमोसोम नंबर पे मिलेंगे, चाहे मेल वाले पेरेंट्स हो या फीमेल वाले हो, दोनों में होगा। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि अगर एक से ज़्यादा डिलीट हो गया जीन, या 2 हो गया या 3 हो गया, जितना ज़्यादा डिलीट होता रहेगा उतना कम क्या होगा, अल्फा हीमोग्लोबिन के चेन बनेंगे। जैसे कि 16 वाला है तो HbA1 हो गया यहाँ पे। ठीक है, HbA1 हो गया और HbA2 होंगे, ये क्लोजली लिंक्ड है। यहाँ पे भी सेम यही होगा। ठीक है, HbA1 HbA2। ठीक है, इस तरीके से क्लोजली। मान लीजिए ये वाला डिलीट हो गया, इसका मतलब इतना कम बना। ठीक है, सपोज करिए इतना कम बन गया अमाउंट। अगर ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, जितना डिलीट होता रहेगा ये जीन उतना कम क्या होगा, अल्फा हीमोग्लोबिन चेन बनेंगे। ठीक है, ये याद रहना चाहिए कि कौन से क्रोमोसोम नंबर पे, 16 वाले क्रोमोसोम नंबर के हैं। और इनको 2 जीन जो क्लोजली लिंक्ड है, जैसा कि हमने लिंकेज में पढ़ा था कि इस तरीके से क्या होगा, 2 जीन एक पास होंगे, जब भी इनहेरिट होंगे ये दोनों एक साथ इनहेरिट होंगे, लिंकेज में हमने पढ़ा था। तो ऐसे ही ये भी क्रोमोसोम नंबर 16 पे क्या होंगे, दोनों ही एकदम क्लोजली लिंक्ड होंगे। इसमें क्या होगा, जो 16 क्रोमोसोम नंबर होंगे HbA1 या HbA2 प्रेजेंट है, क्लोजली लिंक है, जैसे हमने लिंकेज में देखा था। ठीक है, तो अगर ये एक क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया, जब हम लोग पढ़ ही रहे हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो इसका मतलब म्यूटेशन हुआ है। तो जब ये एक कम हो जाएगा जीन, तो इसका मतलब जो अल्फा हीमोग्लोबिन के चेन होंगे वो कम बनेंगे। अगर और ज़्यादा जीन डिलीट है, म्यूटेशन हो गया है, तो और कम बनेंगे। इसका मतलब कि हम बोल सकते हैं अगर जीन जितनी ही कम रहेंगी उतना ही कम क्या होगा, अल्फा हीमोग्लोबिन के चेन बनेंगे। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया में। अब आगे चलते हैं। While in beta thalassemia is controlled by single gene HBB on the chromosome number 11 of each parents and occur due to the mutation of one or both the gene। ठीक है, अल्फा में तो 2 जीन थे, जो HbA1 था, HbA2 ये कंट्रोल करता था। लेकिन बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा, एक ही जीन होगा HBB, ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसके हाथ में क्या है, पूरी बागडोर है कि किस तरीके से बीटा हीमोग्लोबिन की चेन बनेंगे। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट है, कि दूसरे क्रोमोसोम को प्रेजेंट है। जैसे हमने इस पे देखा था 16 थे, 16 क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे। ठीक है, ये जीन। अब लेकिन बीटा में क्या होगा, 11 जो क्रोमोसोम नंबर होगा दोनों पेरेंट्स के वहां प्रेजेंट होंगे। मान लीजिए ये 11 वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, HB ये वाले जीन प्रेजेंट है। मान लीजिए इसमें से एक डिलीट हो गया, तो इसका मतलब जो बीटा हीमोग्लोबिन होगा उसका अमाउंट कम हो गया। दोनों ही डिलीट हो गया तो इसका मतलब वहाँ पे बीटा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। तो दोनों ही पेरेंट्स में 11वें क्रोमोसोम पे एक जो जीन है HBB, यही क्या करता है, रेगुलेट करता है बीटा थैलेसीमिया का। ठीक है, ये बीटा चेन बनाने में हेल्प करता है हीमोग्लोबिन का। अगर HBB एक ही डिलीट हुआ, एक जीन, मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर से एक जीन खत्म हुआ, दूसरा वाला भी बाकी है, उस पर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि ये देखिए पेयर्स में होते हैं जीन। यहाँ पे HBB दोनों में प्रेजेंट है। सपोज करिए नॉर्मल केस में एक से क्या हुआ, डिलीट हो गया जीन, तो ये वाला चेन जो होगा बीटा हीमोग्लोबिन नहीं बना पाएगा जो चेन। ठीक है, लेकिन ये बनाएगा, तो इसका मतलब अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया। दोनों से डिलीट हो गए तो इसका मतलब कि बीटा हीमोग्लोबिन चेन नहीं बन पाएगा। ठीक है, ये दोनों पेरेंट्स में देखने को मिलेगा 11th क्रोमोसोम पे। आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा गया, थैलेसीमिया डिफर फ्रॉम द सिकल सेल अनीमिया इज दैट द फॉर्मर ऑफ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस ऑफ टू फ्यू हीमोग्लोबिन व्हाइल इन द लेटर द क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसिस इज इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया गया कि थैलेसीमिया भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम थी हीमोग्लोबिन की, और सिकल सेल अनीमिया भी यही प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेटेड। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, अब ये देखिए।
अब देखिए थैलेसीमिया में क्या हो रहा है कि अल्फा चेन या बीटा चेन दोनों ही क्या है अफेक्टेड है। अगर अल्फा थैलेसीमिया जिसको हो गया वहाँ पे क्या होगा, अल्फा हीमोग्लोबिन के चेन कम बन रहे हैं। जिसको बीटा थैलेसीमिया हो गया वहाँ पे बीटा चेन जो हीमोग्लोबिन के चेन वहाँ कम बन रहे हैं। तो इसका मतलब थैलेसीमिया में क्या है, क्वांटिटी की प्रॉब्लम है, अमाउंट कम बन रहा है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन हम सिकल सेल एनीमिया में देख रहे थे अल्फा चेन उसका सही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अल्फा चेन है हीमोग्लोबिन का वो सही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, बीटा वाले चेन में। यहाँ पे क्या हो जाए, नॉर्मल में क्या है 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड वाला अमीनो एसिड है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं जो जिसमें बीटा चेन अफेक्टेड है वहां पे क्या हो रहा है, 6 पोजीशन पे वैलिन आ जा रहा है ग्लूटामिक एसिड की जगह, ठीक है। ये वाला अमीनो एसिड आ जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वालिटी खराब हो जा रही है। ये वाला अमीनो एसिड ना आके यहाँ पे वैलिन जब आ रहा है तो यहाँ पे बीटा वाली चेन में प्रॉब्लम हो रही है, वो भी यहाँ पे क्वालिटी खराब हो जा रही है। यहाँ पे बन रहा है हीमोग्लोबिन, ऐसा नहीं है चेन बन रहे हैं, बट क्वालिटी खराब हो जा रही है। तो इसका मतलब ये है थैलेसीमिया में प्रॉब्लम होगी क्वांटिटेटिव की, मीन्स क्वांटिटी कम बन रही है, अमाउंट कम बन रहा है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, बीटा चेन वाले में क्वालिटी खराब बन रही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ऑन द अदर हैंड आर कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस और द एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में कि या तो क्रोमोसोम ही डिलीट हो जा रहे हैं, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जा रहे हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उनका अरेंजमेंट एबनॉर्मल है, जिसकी वजह से हमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अभी आगे दिया गया है कि XX होता है फीमेल में, मान लीजिए ये वाला गायब हो जाए, एक X यहाँ से गायब हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम की कमी हो जा रही है। अगर मेल का XY दिया है, अगर एक X क्रोमोसोम और ऐड हो जा रहा है, यहाँ पे एडिशन हो जा रहा है, तो इससे भी क्या हो रहा है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आ रहे हैं। मीन्स यहाँ पे क्रोमोसोम डिलीट हो जाएंगे या ऐड हो जाएंगे या फिर एबनॉर्मली अरेंज होंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो जाएंगे उस पर्सन में। अब आगे देखते हैं एनोप्लाइडी क्या होता है। फेलियर ऑफ सिग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिक ड्यूरिंग द सेल डिवीजन रिजल्ट इन द गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, इसे कहते हैं एनोप्लाइडी। एनोप्लाइडी में क्या होगा कि यहाँ पे फेलियर होगा सिग्रीगेशन होने का, क्रोमैटिड अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम क्रोमैटिड अलग नहीं हो पाएंगे। कौन से फेज में नहीं अलग हो पाएंगे, अगर मियोसिस हो रहा है, सपोज करिए मियोसिस सेकेंड हो रहा है, टेलोफेज में देखेंगे कि जो क्रोमोसोम है एनाफेज में वो उनका सेंट्रोमियर सेपरेट नहीं हो पाए, तो टेलोफेज में क्या होंगे, जब दोनों अलग अलग पोल पे जाएंगे तो हमको देखने को क्या मिलेगा, इस टाइप का टेलोफेज होता है ना, सपोज करिए, ठीक है। यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये डिवाइड ही नहीं हो पाए, ठीक है। मियोसिस सेकंड की बात कर रही हूँ जिसमें ये प्रॉब्लम होगी। ये क्या होगा, सेंट्रोमियर टूटे ही नहीं। अगर ये दोनों एक साथ जुड़े हैं आगे चल के सेल डिवीजन हो गया, मीन साइटोकाइनेसिस जब हो जाएगा तो यहाँ पे 2 ही सेल बनेंगे और उनमें क्या हो जाएगा, इस तरीके के क्रोमोसोम पूरा सेट क्या आ जाएगा, वापस से आ जाएगा। तो ये क्या है, एनोप्लाइडी। यहाँ पे गेन हो जा रहा है क्रोमोसोम का, सिग्रीगेट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। सेल डिवीजन के टाइम अलग नहीं हो पा रहे, जैसा कि हम जानते हैं कि 2 स्टैंड होता है, ये क्या होंगे, दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। जब अलग अलग नहीं हो पाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एनोप्लाइडी हो जाएगा, ठीक है। या फिर गेन हो जाए या फिर लॉस हो जाए, या तो ऐसा हो सकता है कि किसी सेल में ये पूरा एक साथ चले गए, किसी में आए ही नहीं, जिसकी वजह से क्या हो गया, एनोप्लाइडी हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम रिजल्ट इन द गेन ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ठीक है। डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, जो उनके ऑटोसोम क्रोमोसोम होते हैं, हम सेक्स क्रोमोसोम की बात नहीं करें, ऑटोसोम्स वाले की बात करें, जो 22 पेयर्स है, ठीक है। इनमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 21 पे क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है क्रोमोसोम की, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा। जब हम जानते हैं कि सारे जितने भी हम बोल सकते हैं क्रोमोसोम है वो पेयर्स में है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये 21 पेयर है, या फिर हम बोल सकते हैं 21 क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। यहाँ पे जब गेन हो रहा है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम तो भी ये दिखा रहा है क्या, एनोप्लाइडी। हम इसे बोल सकते हैं ट्राइसोमी भी बोल सकते हैं कि एक ऐड हो रहा है क्रोमोसोम, ठीक है। सिमिलरली द टर्नर सिंड्रोम रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द ह्यूमन फीमेल। एक टर्नर सिंड्रोम है, ये फीमेल्स में होता है ये बीमारी। इसमें क्या होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम है, हम जानते हैं ऑटोसोम जो है 22 पेयर क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। एक पेयर जो होगा फीमेल में क्या होंगी, XX होंगी। अब इसमें से मान लीजिए एक X गायब हो गया और एक ही X प्रेजेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है, एक क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, लॉस हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि हम बोल सकते हैं एनोप्लाइडी होगी। और इसमें क्या होगा, मोनोसोमी बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम खत्म हो गया तो इसका मतलब मोनोसोमी, ठीक है। आगे चलते हैं। Failure of the cytokinesis after a telophase stage of the cell cycle result in increase of whole set of chromosome in organism, and this phenomena is called polyploidy. This condition is often seen in plant. Polyploidy का मतलब नाम से लग रहा है poly, poly means many, polydy का मतलब है कि इसमें ढेर सारी, आपको पोलाइडी का मतलब क्या होता है, n हो गया तो हैप्लॉइड हो गया, 2n हो गया तो बोल सकते हैं डिप्लॉइड, 3n हो गया तो ट्रिप्लॉइड हो गया, ठीक है। तो पोलाइडी ये होती है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है,
कि टेट्रापोलाइड है, ये सब क्या है, पोलाइड ही है, ठीक है। अगर क्या हो सकता है कि एक सेल है, उसने अपना न्यूक्लियस डिवाइड किया, 2 हो गए, आगे उसको क्या करना है, सेल डिवीजन करना है, लेकिन उसने सेल डिवीजन नहीं किया, तो इसमें क्या हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पे पोलारिटी बदल गई, कि मतलब एक सेल में क्या हो रहा है कि 2 हमको न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। आगे फिर ये न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, फिर ये इस तरीके से डिवाइड होंगे, तो इस तरीके से और आगे डिवाइड होंगे, तो एक ही हमको सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब है पॉलीपोलारिटी है, कि यहाँ पे क्या नहीं हो पा रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रहा है, सेल नहीं डिवाइड हो पा रहा। काइरोकाइनेसिस हो रहा, मींस न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है न्यूक्लियस, लेकिन सेल नहीं डिवाइड हो पा रहा है, इसकी वजह से पॉलीपोलारिटी और ज्यादा करके प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है कोकोनट वाटर, जो हम लोग पानी पीते हैं कोकोनट का, वो भी क्या है, एक पॉलीपोलाइडी है। इसके अलावा जो टैप्टम होते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, किस तरीके से पॉलन ग्रेन बनता है, तो उनको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है टैप्टम, वो भी क्या होता है, पॉलीपोलाइडी होते हैं, मींस उसके सेल में कई ढेर सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये पॉलीपोलाइडी का कंडीशन है। आगे देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन नॉर्मल ह्यूमन सेल इज 46 या 23 पेयर। जैसा कि हम जानते हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें 46 क्रोमोसोम नंबर होते हैं, 23 पेयर होते हैं, जिसमें से 22 क्या होंगे, ऑटोसोम्स होंगे, और 1 पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम बोल सकते हैं या फिर एलोसोम बोल सकते हैं। आउट ऑफ दिस 22 पेयर आर ऑटोसोम, 1 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम आर सेक्स क्रोमोसोम, जिनमें से 22 पेयर क्या होंगे, ऑटोसोम होंगे, 1 पेयर क्या होंगे, सेक्स क्रोमोसोम, या फिर इसको बोल सकते हैं एलोसोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम को। Sometime, though rarely, either an additional copy of chromosome may be introduced in individual or an इंडिविजुअल में लैक 1 और एनी 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। कभी कभी होता क्या है कि इंडिविजुअल में क्या होता है कि 46 क्रोमोसोम है, उनमें एक एडिशनल कॉपी आ गई, मीन्स 47 हो गए, ये हो सकता है। या कभी कभी होता है कि 46 क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, 45 हो गए, तो ये हो सकता है। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, देखिए, दिस सिचुएशन आर नोन एज ट्राइसोमी और मोनोसोमी ऑफ द क्रोमोसोम रेस्पेक्टिवली। देखिए, हम जानते हैं कि 46 क्रोमोसोम हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो ह्यूमन में। इनमें क्या हुआ, एक एडिशनल कॉपी हो गई, एक मान लीजिए सेक्स क्रोमोसोम ऐड हो गया, या फिर मान लीजिए ऑटोसोम वाला कोई क्रोमोसोम ऐड हो गया, मीन्स टोटल कितने हो गए, 47 हो गए, एडिशन हो गया है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का उस इंडिविजुअल में, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी बोलेंगे इस कंडीशन को, ठीक है। अगर 46 क्रोमोसोम है, मान लीजिए उसमें से फीमेल है, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम है और एक क्या हो गया, डिलीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल 45 क्रोमोसोम उसके बॉडी में रह गए, तो अब क्या हो गया, मोनोसोमिक कंडीशन शो करेगा। आगे देखते हैं, अब कौन कौन सी बीमारी है इसमें, ये देखेंगे अब। सच अ सिचुएशन लेड टू अ वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन इंडिविजुअल। ऐसी जब सिचुएशन हो जाती है, चाहे ट्राइसोमी की चाहे मोनोसोमी की, अब देखिए इंडिविजुअल में किस तरीके की बीमारी देखने को मिलेगी। मीन्स हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक। एग्जाम्पल है, पहला है डाउन सिंड्रोम, दूसरा है टर्नर सिंड्रोम, तीसरा है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। हम ये तीनों डिसऑर्डर को पढ़ने जा रहे हैं करके, देखिए। अब पढ़ते हैं, पहला क्या है, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की खास बात यह है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ह्यूमन में ही होता बीमारी, मेल या फीमेल दोनों के हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि फीमेल को हो रहा, नहीं, ये दोनों को हो सकता है। द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21 दैट इज ट्राइसोमी। इसमें क्या होता है इस बीमारी में कि जो क्रोमोसोम नंबर 21 होगा इस इंडिविजुअल का, चाहे मेल या फीमेल है, ठीक है, जिसको डाउन सिंड्रोम है, उसके क्रोमोसोम नंबर 21 में एक एडिशनल कॉपी आ जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, ट्राइसोमी कंडीशन। मीन्स कि इसका क्रोमोसोम नंबर टोटल कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। एक नई एडिशनल कॉपी कहाँ ऐड हो गई है, इसके ऑटोसोम्स में हो गई है, सेक्स क्रोमोसोम में नहीं हुई, ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम में ऐड हुई है, वो भी 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे, ठीक है। दिस डिसऑर्डर वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाई लैंगडन डाउन इन 1866। ये बीमारी पहली बार किसने डिस्क्राइब किया था, उनका नाम था लैंगडन डाउन, 1866। इसी वजह से इस बीमारी का नाम क्या रखा गया, डाउन सिंड्रोम। मीन्स इनके नाम से ही इस बीमारी का नाम रख दिया गया है। अब इसमें क्या होगा, जिस इंसान को बीमारी होगी उसमें देखिए क्या क्या देखने को मिलेंगे। द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टॉटेड विथ स्मॉल राउंड हेड, फोरो टंग एंड पार्शली ओपन माउथ। जिस इंसान को बीमारी होगी, चाहे मेल या फीमेल होगी, किसी को अगर जिस इंसान को प्रॉब्लम है, उनमें क्या होगा, जो उसका सर होगा ना, छोटा शॉर्टेड, मतलब छोटा सा रहेगा, और जो उसके हम बोल सकते हैं उसका जो ये हेड है वो भी क्या है, राउंड है, मतलब छोटा सा उसका हेड होगा। हम बोल सकते हैं जो अपर वाला पार्ट है उसका बहुत छोटा होगा। इसके अलावा जो उसकी टंग होंगी वो कैसी होंगी, कटी हुई। मान लीजिए हमारी टंग ऐसी होती नॉर्मल, ठीक है, इसकी टंग कैसी होंगी, इस तरीके से होंगी, ऐसे थोड़ा सा कटी हुई होंगी, मीन्स फॉरो होंगी। इसके अलावा इसका जो मुंह होगा पार्शली ओपन होगा। हमारा मुंह तो पूरा खुलता है आ, लेकिन इनका मुंह इतना खुला रहेगा, पार्शली ओपन होगा, ठीक है। पाम इज ब्रॉड विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम स्टिचेस। इनका जो पाम होगा वो ब्रॉड होगा, लेकिन इसके अलावा इसमें बहुत सारी लाइनिंग्स होंगी। हम बोल सकते हैं हाथ की रेखाएं बहुत ज्यादा होंगी। इसके अलावा फिजिकल, साइकोमोटर एंड द मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। हम बाहर से भी देख सकते हैं कि फिजिकली इनका डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इनकी हाइट सही नहीं रहेगी, इनकी बॉडी का जो भी ऑर्गन होगा हम बोल सकते हैं वो सही से डेवलप नहीं हो पाएगा। साइकोमोटर का मतलब कि ये इनकी जो साइकोलॉजी है वो भी सही नहीं है। इसके बाद मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। मीन्स बहुत सारी हम बोल सकते हैं डिसऑर्डर हमको इसमें देखने को मिलेंगे, सिंड्रोम बहुत ज़्यादा है।
यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है डाउन सिंड्रोम का। ये है उसका हेड, ये हेड है पार्ट जो कि ब्रॉड फ्लैट फेस है, मतलब ब्रॉड इतना बड़ा सा निकला हुआ है। उसके अलावा उसका जो बैक है वो क्या है, फ्लैट है, पूरा चिपका हुआ है। हम लोग का क्या होगा, आगे टच करेंगे पीछे ऐसे निकला हुआ होगा पीछे, लेकिन इसका क्या होगा, फ्लैट एकदम चिपका हुआ होगा। इसके अलावा जो उसका हाथ है, पाम कैसे होंगे, ये पूरे उस पर क्या होंगे, बहुत ढेर सारी हम बोल सकते हैं रेखाएं पाई जाएंगी या लाइनिंग्स पाई जाएंगी। इसके अलावा मेनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप, इनकी जो फिंगर टिप है इस पर बहुत सारे लूप्स पाए जाएंगे, ठीक है। बिग एंड रिंकल टंग, इनका जो टंग होगा बड़ा सा होगा, लेकिन वो कैसा होगा, इस तरीके से वो कटा होगा, ठीक है। और एक खास बात कि जब भी ये जन्म लेंगे तो ये बर्थ से ही इनको कोई कोजेनाइटल हार्ट डिसीज होगी, बीमारी होगी, ठीक है। जन्म से अपने माता पिता से जब आएंगे उससे ही इनको एक बीमारी होगी, मीन्स कि ये अपने माता पिता से कोई एक बीमारी लेके आएंगे, वो भी कोजेनाइटल हार्ट डिसीज है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो ये वाला क्रोमोसोम है, ये वाला है 21 क्रोमोसोम। सब में क्या है, पेयर है इस तरीके से पेयर, लेकिन जो 21 क्रोमोसोम है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम दिख रहा है, ऐड हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्राइसोमी की कंडीशन है। तो इनमें जब एक्स्ट्रा ऐड हुआ है तो पहले 46 थे, जब एक्स्ट्रा ऐड हो गया सिंड्रोम में तो कितना हो गया, 47 हो गया क्रोमोसोम नंबर। आगे चलते हैं। आगे जो बीमारी है उसका नाम है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की खास बात यह है कि ये मेल में होता है, ह्यूमन में ही होगा लेकिन मेल में होगा, ठीक है। लेकिन डाउन सिंड्रोम फीमेल या मेल दोनों में होगा, ठीक। This genetic disorder is also caused due to the presence of additional copy of X chromosome resulting into the karyotype of 47 that is XXY। ये बीमारी मेल में होगी और इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऐड हो जाएगी एक्स क्रोमोसोम की, जिसकी वजह से जो सीक्वेंस होगा बदल जाएगा। हम जानते हैं 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। जो 22 पेयर होंगे ये कैसे होंगे, ऑटोसोम होंगे, और 1 पेयर जो होगा मेल है तो XY होगा। लेकिन जिनमें ये प्रॉब्लम है, जिनमें ये सिंड्रोम देखने को मिलेगा, बीमारी देखने को मिलेगी, उसमें क्या होगा, एक एडिशनल X कॉपी ऐड हो जाएगी उसके सेक्स क्रोमोसोम में या फिर एलोसोम में, जिसकी वजह से जो टोटल बोल सकते हैं कि टोटल क्रोमोसोम नंबर 47 हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये भी क्या दिखा रहा है, ट्राइसोमी का एग्जाम्पल शो कर रहा है, जैसे ये दिखा रहा था। इसमें क्या था, डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोमल था, मीन्स कि ये 21 वाले क्रोमोसोम में एक एडिशनल कॉपी ऐड हो रही है। लेकिन क्लाइनफिल्टर में क्या होगा कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वहां पे एक एडिशनल एक्स वाली क्रोमोसोम जाके जुड़ जा रही है, उसकी कॉपी जाके जुड़ जा रही है, जिसकी वजह से अब टोटल कितने हो जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर 47 हो जाएंगे। और इनका जो हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर बनाएंगे कि यहाँ पे लिख सकते हैं 44 या फिर 22 पेयर कर दे प्लस XXY, इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का, वो भी मेल को होता है। अब देखिए क्या देखने को मिलेगा, सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउएवर द फीमेल डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट, इसे कहते हैं गैस्ट्रोमेसिया, इज आल्सो एक्सप्रेस्ड एंड सच इंडिविजुअल आर स्टेराइल। क्या होता है कि ये बाहर से देखने में मेल ही लगेंगे, लेकिन इसके अलावा इनको ये जब बीमारी है, डिसऑर्डर है, तो क्या देखने को मिलेगा कि जो इनमें क्या होगा, ब्रीस्ट डेवलपमेंट होगा, मीन्स फीमेल वाले कैरेक्टर भी शो होंगे इस इंसान में। मेल तो रहेगा ही, बाहर से देखने में मेल ही लगेगा, सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है मेल के, लेकिन उनके साथ साथ क्या होगा, गाइनोस्टोमेस्टिया मतलब स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स की डेवलपमेंट ऑफ ब्रीस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो हम बोल सकते हैं कि जो इंसान है मेल जो है ये स्टेराइल होगा, ये बच्चा खुद से पैदा नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे फिगर में ये क्या है, मेल है, लेकिन इसमें देखिए फीमेल कैरेक्टर भी क्या हो गए हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये टॉल है विथ फेमिनाइन कैरेक्टर, इसके अंदर क्या है, फीमेल के भी कैरेक्टर, और ये क्या होंगे, स्टेराइल होंगे। आगे देखते हैं, आगे है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की खास बात ये है कि फीमेल्स में होती है, ह्यूमन में होंगी लेकिन फीमेल्स में होंगी, ये मेल में होंगी, ये फीमेल में होंगी, और डाउन सिंड्रोम मेल या फीमेल दोनों में होगा, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में पढ़ते हैं, सच अ डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस और द एक्स क्रोमोसोम दैट इज 45 विथ एक्सो, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम जानते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में, यहाँ पे जो सेक्स क्रोमोसोम है फीमेल की वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 44 प्लस XX, एक नॉर्मल फीमेल है, ये क्या होंगे, ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम होंगे 44, और एक जो पेयर है क्रोमोसोम का यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि XX है, ये नॉर्मल में 46 हो गए टोटल। लेकिन अब क्या हो गए, 44 तो रहेंगे, या फिर बोल सकते हैं 22 पेयर, यहाँ पे क्या होगा, एक ही X होगा, एक X गायब हो गया, ठीक है, यहाँ पे नहीं प्रेजेंट होगा इस फीमेल में। तो अब टोटल कितने होंगे, 45 क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होंगे उस फीमेल में, तो हम इसे क्या बोलेंगे, मोनोसोमी, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल हो गया, मोनोसोमी का एग्जाम्पल होगा कि एक क्रोमोसोम उसकी बॉडी में नहीं है। Such female are sterile as the ovary are rudimentary beside other feature including lack of other secondary sexual character, ठीक है। ये जो फीमेल होंगी स्टेराइल होंगी, इनमें ओवरी प्रेजेंट होगा, लेकिन ओवरी का कोई काम नहीं रहेगा, ठीक है, ओवरी सही से काम नहीं करेगी। और इसके अलावा इनमें जो बोल सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है
आवाज़ इन लोग की जो फीमेल होती है उनकी आवाज़ क्या होती है, हाई पिच की होती है, ये भी नहीं शो होगा। इसके अलावा जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, ये भी क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ये भी क्या होगा, सही से डेवलप नहीं हो पाएगा। ये वाला फिगर देखिए, ये वो फीमेल है जिसको क्या हुआ, टर्नर सिंड्रोम देखने को मिल रहे हैं। जो टर्नर सिंड्रोम होगा, अब इसमें क्या होगा कि जो फीमेल है वो शॉर्ट है, हाइट छोटी है, अंडर डेवलप्ड फीमेलाइन कैरेक्टर, मीन्स की इसके जो फीमेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, या उसकी वाइस हो गई, या फिर उसका बोल सकते हैं जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है वो सही से नहीं हो पाया। इसके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, मीन्स ओवरी वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है, बट ओवरी का कोई काम नहीं, वो अपना काम नहीं करेगा, तो ये भी क्या होंगी, स्टेराइल होंगी। तो ये दोनों ही केस में, चाहे क्लाइनफिल्टर हो चाहे टर्नर सिंड्रोम हो, दोनों ही बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो चलिए अब समरी स्टार्ट करते हैं कि समरी में क्या दिया गया है। जेनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विल डील विथ द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट्स प्रैक्टिसेस। जेनेटिक्स ऐसा ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में, और किस तरीके से जो जीन है या किस तरीके से फंक्शन है, कैसे मदर या फादर या जो पेरेंट्स है किस तरीके से जीन ट्रांसफर होती है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोजेनी रिसेंबलिंग द पेरेंट्स इन मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फीचर आर अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ मेनी बायोलॉजिस्ट। जो मतलब बच्चे होते हैं, जिन माता पिता के जो बच्चे होंगे उनका मॉर्फोलॉजिकली देख लो या फिजियोलॉजिकली फीचर क्या होंगे, अपने माता पिता से कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे। तो ये क्या है, बायोलॉजिस्ट को अट्रैक्ट किया कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो एक पेरेंट्स है वो अपने ही जैसे, मीन्स थोड़े से वेरिएशन होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हो रहा है, जिससे क्या होगा कि कुछ ना कुछ अपने दोनों ही फादर मदर को क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कैरेक्टर रिसेंबल कर रहे हैं। तो इससे बायोलॉजिस्ट को थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। आगे देखते हैं, मेंडल वाज द फर्स्ट टू स्टडी दिस फिनोमिना सिस्टमेटिकली। मेंडल पहले ऐसे बोल सकते साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस फिनोमिना को सिस्टमैटिक ऑर्डर में पढ़ा। While studying the pattern of inheritance in the bee plant of contrasting character, Mendel proposed the principle of inheritance, which are today refers to as the Mendel law of inheritance। ठीक है, जब ये किस पे काम कर रहे थे, पाइसम सटाइवम पे काम कर रहे थे, पी प्लांट पे। तो उन्होंने जब ये इनहेरिटेंस देखा कि किस तरीके से दोनों पेरेंट्स से जीन ट्रांसफर हो रही है ऑफस्प्रिंग में, F1 में कुछ दिखा, कुछ F2 में जनरेशन में जाके दिख रहे हैं, तो उन्होंने कुछ उस समय लॉ दिया था। ठीक है, तो इस लॉ को आज के समय में बोलते हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, अब मेंडल क्या प्रपोज किए थे, देखिए, ही प्रपोज दैट द फैक्टर लेटर कॉल्ड नेम, उसे बाद में जीन कहने लगे, रेगुलेटिंग द कैरेक्टर आर फाउंड इन अ पेयर ऑफ एलील। मेंडल उस टाइम कहे थे कि कोई ऐसी चीज है जो स्टेबल है, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है लेकिन बिना चेंज हुए, उस समय उन्होंने उस वर्ड को क्या बोला, फैक्टर बोल दिया। लेकिन हम आज के समय में उसे जीन के नाम से जानते हैं, उसे जीन कहते हैं। और ये भी पता है कि जो जीन होते हैं वो पेयर्स में होते हैं, मीन्स कि अगर ये टॉल इंसान है तो इसके पास ये वाले जीन, मीन्स ये वाले एलील प्रेजेंट होंगे। एलील क्या है, पेयर है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जीन पे प्रेजेंट होते हैं। टॉल का मतलब ये भी टॉल हो सकता है बाहर से, इसका जीनोटाइप क्या होगा, यहाँ पे जीन पेयर्स में होते हैं, यहाँ पे एक एलील कैपिटल टी हो गया, दूसरा स्मॉल टी, तो मीन्स कि क्या होंगे, जो जीन होंगे उनके वो कैसे होते हैं, पेयर ऑफ एलील से बने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, he observed that the expression of the character in the offspring follow a definite pattern in different first generation F1 and second and so on। उन्होंने ये भी देखा कि किस तरीके से जो पैटर्न है ऑफस्प्रिंग का, F1 जनरेशन में कैसे बच्चे बने, F2 में कैसे बने, F3, इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर या डिफरेंट ट्रेड लेके देखा। ठीक है, कि जब उन्होंने प्योर टॉल लिया था और प्योर डार्फ का क्रॉस कराया तो सारे क्या हो गए, सब टॉल हो गए। ठीक है, जब उन्होंने फिर बाद में क्या किया, F2 जनरेशन के लिए सेल्फिंग करा दी, जो बच्चे आए थे F1 जनरेशन में उनका सेल्फिंग करा दिया, तो क्या देखने को बाहर से मिलेंगे, ये टॉल हो गया, ये वाला इधर जाएगा टॉल, ये वाला इधर गया टॉल, और ये वाला इधर गया तो ये टॉल, डॉर्फ हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि 3 क्या हो गए, ये टॉल हो गए बाहर से देखने में, और एक क्या होगा, डॉर्फ। तो ये पूरा उन्होंने ये कॉन्सिक्वेंसली काम किया था। ठीक, अब आगे देखते हैं, सम कैरेक्टर आर डोमिनेंट ओवर अदर। कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट होंगे, जैसे कि हेट्रोजाइगस कंडीशन जो टॉल वाला है, ये जो है इसके ऊपर क्या है, ये डोमिनेंट है, ये इसके ऊपर क्या हो गया, ये डोमिनेंट वाला होगा। तो इसका मतलब जो बाहर से हम देखेंगे तो वो इंसान टॉल होगा, बस उसका जीनोटाइप इस टाइप का होगा। द डोमिनेंट कैरेक्टर आर एक्सप्रेस्ड व्हेन द फैक्टर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन लॉ ऑफ डोमिनेंस। जो डोमिनेंट कैरेक्टर तब एक्सप्रेस होंगे जब क्या होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसमें कौन डिसाइड करेगा कि बच्चा टॉल होगा या डॉर्फ, जो डोमिनेंट होगा। ये कैपिटल टी डोमिनेंट है, इसका मतलब कि जो जीनोटाइप तो ऐसा है, लेकिन बाहर से अगर हम देखेंगे उस इंसान के अंदर जिसके अंदर ये जीन है तो वो कैसा होगा, टॉल। तो हम बोल सकते हैं जो डोमिनेंट कैरेक्टर हेट्रोजाइगस कंडीशन में देखने को मिलेगी, इसको क्या उन्होंने बोला था, लॉ ऑफ डोमिनेंस। द रिसेसिव कैरेक्टर इज ओनली एक्सप्रेस इन होमोजाइगस कंडीशन। जो रिसेसिव कैरेक्टर है, जो स्मॉल टी है, जब दोनों होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, जब दोनों सिमिलर एलील एक साथ प्रेजेंट होंगे, तभी आपको रिसेसिव वाले कैरेक्टर देखने को मिलेंगे।
द कैरेक्टर नेवर ब्लेंड इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। उन्होंने ये भी कहा कि जो कैरेक्टर है वो कभी ब्लेंड नहीं करते। अगर मान लीजिए टॉल हमने लिया है 6 फीट का और जो डॉर्फ लिया है 3 फीट का, तो कभी भी जो हेट्रोजाइगस कंडीशन मान लीजिए आ गया ये वाला कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो ये भी टॉल दिखेगा क्योंकि ये वाला तो इसके ऊपर डोमिनेंट है, तो ये भी टॉल रहेगा, ये भी 6 फीट का होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 4 फीट का आ जाए, 5 का आ जाए, कभी ऐसा नहीं हो, मीन्स की ब्लेंडिंग नहीं होगा। टॉल जितना है, अगर बच्चा भी टॉल बन रहा है, जितना पेरेंट्स की हाइट है टॉल के लिए है, तो उतना बच्चे की भी होगी ऑफ स्प्रिंग की। जितना डॉर्फ है उतना क्या होगी, डॉर्फ की हाइट होगी। ऐसा नहीं होगा कि टॉल और डॉर्फ का दोनों का बीच में होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं फेल भी हो जाता है इनका ये वाला लॉ। ठीक है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। A recessive character that will not express in heterozygous condition may express again when it is become homozygous। जो recessive character है, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में नहीं दिख पा रहा है, वो आगे चल के होमोजाइगस जब कंडीशन होगा तब दिखेगा। हेंस द कैरेक्टर सिग्रीगेट वाइल द फॉर्मेशन गैमेट। लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन में क्या हो रहा है कि जब गैमेट्स बनती हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर सेग्रीगेट होंगे, अलग होंगे। मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, बाहर से क्या है टॉल है, अब इसका गैमेट बनना है, तो गैमेट कैसे बनेगा, या तो कैपिटल टी एलिल आएगा, दूसरा वाला गैमेट स्मॉल टी। मान लीजिए ये डिप्लॉयड है 2n, तो जब इसका गैमेट होगा मियोसिस होगा, तो कैपिटल टी वाले एक एलिल आ जाएंगे 50% गैमेट्स में, और 50% गैमेट में स्मॉल टी वाले आ जाएंगे। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैरेक्टर क्या हो रहा है, सेग्रीगेट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं गैमेट बनने के टाइम। आगे देखते हैं। नॉट ऑल कैरेक्टर शो ट्रू डोमिनेंस। सारे कैरेक्टर आपको ट्रू डोमिनेंस नहीं शो करते। अब इसके जैसे कि हम बोल सकते हैं एक्सेप्शन दिए गए हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के। सम कैरेक्टर शो इनकम्प्लीट एंड सम शो को डोमिनेंस। जो एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के, पहला क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया, दूसरा क्या हो गया, को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा स्नैप ड्रैगन फ्लावर में, जब एक तरफ क्या लिया गया था, रेड कलर के फ्लावर लिए गए थे, इनका क्रॉस किसके साथ करा गया था, व्हाइट कलर के। सब कैसे बन गए, पिंक बन गए, जितने भी आएंगे 4 वो सब कैसे हो गए, पिंक बन गए, मीन्स ब्लेंडिंग हो गई। ये कैपिटल आर इसके ऊपर स्मॉल आर के ऊपर पूरी तरीके से क्या है, डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे रेड बनना चाहिए था मेंडल के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सब कैसे हो गए, पिंक कलर के होंगे, ये रेड है ये व्हाइट है, दोनों ब्लेंडिंग करके पिंक कलर के ऑफ स्प्रिंग आ गए, तो यहाँ पे ये फेल हो जाता है, इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और को डोमिनेंस में क्या होगा, एबीए ब्लड ग्रुपिंग जो होता है ह्यूमन में आरबीसी में देखने को मिलेगा कि 3 जीन होते हैं, आईए, आईबी और स्मॉल आई। आई जो होगा अपना एक शुगर बनाएगा, आई भी बनाएगा, लेकिन स्मॉल आई नहीं बनाएगा। जब आई ए आई भी दोनों एक साथ कंबाइन होंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो ब्लड ग्रुपिंग होगा ए भी बनेगा, मीन्स कि एक दूसरे के ऊपर ये डोमिनेंस नहीं है, दोनों मिलकर काम करेंगे, को डोमिनेंस है। ठीक है, 50% इसका 50% इसका, आगे चल के ए बी वाला बन रहा है। आगे देखते हैं। When Mendel studied the inheritance of two characters together, it was found that the factor independently assorted and combined the all permutations and combination law of independent assortment। जब मेंडल 2 कैरेक्टर या 2 ट्रेड्स को लेके साथ में चल रहे थे, मीन्स डाई हाइब्रिड क्रॉस जब कराए, तो उन्होंने एक और नया लॉ दिया जिसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होगा, मान लीजिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये इन्होंने लिया। तो ये भी हो सकता है जब गैमेट बनेगा, इसमें कैपिटल आर हो गया, इसका स्मॉल आर, तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है। ठीक है, या फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, एक ही साथ हैं, जब गैमेट बन रहा है तो ये क्या हो रहे हैं कि एक दूसरे से ईजिली बिना किसी को बोल सकते हैं इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे हैं कि सिग्रीगेट हो रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जाए, कोई जरूरी नहीं है कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जाए, ये इसके साथ भी जा सकता है 50% चांस है, इसके साथ भी जा सकता है, ये भी इसके साथ 50% चांस है कि जा सकती है, ये भी इसके साथ जा सकती है। तो मतलब इंडिपेंडेंटली क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं गैमेटोजेनेसिस के टाइम। ठीक है, तब उन्होंने क्या बोला उस लॉ को, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ द गैमेट आर थ्योरेटिकली रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ट्यूबुलर फॉर्म नोन एज द पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर एक आया था, बना था, जिससे हम डिफरेंट टाइप के जीनोटाइप जान सकते हैं। ठीक है, the factor known as gene on the some chromosome regulating the character is called genotype and the physical expression of the character is called phenotype। ठीक है, जो फैक्टर उन्होंने कहा था मेंडल अपने टाइम पे, और आज के समय हम उसे जीन कहते हैं, तो ये जो जीन है किसी क्रोमोसोम पे यही रेगुलेट करेगा उसका जीनोटाइप की जीनोटाइप कॉम्बिनेशन क्या है। मान लीजिए कैपिटल टी है, ये भी टॉल दिखा सकता है बाहर से एक्सप्रेशन में, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हो सकता है ये भी टॉल दिखा सकता है, लेकिन इसका जीनोटाइप ये है। ठीक है, लेकिन अगर स्मॉल टी है तो इसका मतलब ये 100% क्या है, डॉर्फ है। होमोजाइगस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, कैपिटल टी वाला टॉल होगा और स्मॉल टी वाला डॉर्फ होगा, लेकिन जब कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तो भी टॉल होगा। तो ये जीनोटाइप है। ठीक है, और फिनोटाइप का मतलब हम बाहर से देख के बता सकते हैं कि टॉल है कि डॉर्फ है, कैसा है। ठीक है,
आगे देखते हैं, आफ्टर नोइंग दैट द जीन आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम ए गुड कोरिलेशन वाज ड्रॉन बिटवीन मेंडल लॉ सिग्रीगेशन एंड द असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। जब ये बाद में जाना गया कि कहाँ पे जीन प्रेजेंट होते, क्रोमोसोम के ऊपर। मेंडल ने कहा था कि फैक्टर फैक्टर बोल रहे थे उस टाइम पे, तब बाद में पता चला कि हाँ उन्होंने जो बोल रहे थे फैक्टर वो सच में होता है, उसे जीन कहते हैं। और ये जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं। और इन्होंने जो सिग्रीगेशन या फिर असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम बताया कि मियोसिस में क्या होता है, सिग्रीगेट हो जाते हैं ये जीन, अलग हो जाते हैं। तो ये सब भी बातें बाद में देखा गया तो सही हुआ। ठीक है, द मेंडल्स लॉ वेयर एक्सटेंड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बाद में 1900 में 3 अलग अलग साइंटिस्ट आए, इंडिपेंडेंटली क्या के रीडिस्कवर किए। जो मेंडल ने पहले से ये सब काम करके रखा, बट इनकी जो बोल सकते हैं इनके काम को कोई तवज्जो नहीं दिया गया उस टाइम। तो बाद में 1900 में 3 अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने तीनों ने अलग अलग रीडिस्कवर किया कि मेंडल ने जो बातें कही है सही है या क्या है। तो बाद में पता चला कि हाँ ये बातें सही है, जो वो बार बार चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता रहे थे फैक्टर है, वो जीन होता है और वाकई होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पे। तो फिर बाद में क्या दिया गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मींस इनकी बातों को भी लिया गया और बाद में थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के थ्रू बताया गया लोगों को। और कौन दिया था ये थे वॉल्टर एंड बॉब्री ने दिया था। ठीक है, लेटर इट वॉज फाउंड दैट मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर द जीन दैट आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। जो इन्होंने दिया था डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखा था, जो उन्होंने लॉ दिया था उसका नाम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका भी एक्सेप्शन था लिंकेज का, जब टीएच मॉर्गन, ठीक है, टीएच मॉर्गन का मतलब है थॉमस हंट मॉर्गन, जब क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर रहे थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का फ्रूट फ्लाई पे। तो देखा कि कुछ क्रोमोसोम पे ऐसे जीन होते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। जब ये इनहेरिट होंगे ना, जब गैमेट्स बनेंगे तो ये दोनों एक साथ इनहेरिट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अकेले हो जाए या अकेले हो जाए, नहीं, ये दोनों साथ साथ होंगे, लेकिन फिजिकली क्या है, एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मेंडल है, इनका जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है यहाँ पे फेल हो जाता है लिंकेज के टाइम। ठीक है, इसके लिए क्या है, एक्सेप्शन है। आगे देखते हैं, दीज जीन्स आर कॉल्ड लिंक जीन, जो क्रोमोसोम पे एक साथ प्रेजेंट है, दोनों एक साथ इनहेरिट होंगे, मींस फिजिकल एसोसिएशन, इसे हम क्या बोलेंगे, लिंक्ड जीन बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए, क्लोजली लोकेटेड जीन आर असॉर्टेड टुगेदर एज डिस्टिंक्टली लोकेटेड जीन ड्यू टू द रिकॉम्बिनेशन असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जो क्लोजली लोकेटेड जीन होंगे क्रोमोसोम के पास एक साथ, तो ये क्या होंगे, एक साथ इनहेरिट होंगे। लेकिन अगर इन जीन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो एक साथ नहीं होंगे, यहाँ पे आपको रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। मैंने पहले रिलेशन बताया कि लिंकेज जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है डिस्टेंस के। लिंकेज का मतलब कि दो पेरेंटल जीन जो है पास पास अगर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कम है वहाँ पे, तो दोनों एक साथ इनहेरिट होंगी, मींस जब गैमेट्स बनेगा तो दोनों एक साथ जाएंगी। लेकिन अगर लिंकेज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके, डिस्टेंस के, तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसका मतलब लिंकेज कम है, तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा बनेगा, तो डिस्टेंस कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगी रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है कि नॉन पैरेंटल कैरेक्टर, कि पेरेंट्स के कैरेक्टर नहीं होंगे, दोनों के मिला के आएंगे, हाइब्रिड वाले कैरेक्टर्स आएंगे। ओके, आगे देखते हैं, आगे लिखा गया लिंकेज मैप देयर फॉर करस्पॉन्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द जीन ऑन क्रोमोसोम। जो लिंकेज मैप है, ठीक है, जो जीन के बीच में डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए एक ए है एक बी है, ठीक है, बीच में कोई सी जीन है, यहाँ पे कोई डी जीन है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसको हम कैसे निकालते हैं, मैप से निकालते हैं, लिंकेज मैप से। ठीक है, मेनी जीन वे आर लिंक टू द सेक्स ऑल्सो, इसे सेक्स लिंक जीन कहते हैं। बहुत सारे जीन जो होते हैं वो कहाँ पे जुड़े होते हैं, सेक्स वाले क्रोमोसोम पे, एलोसोम पे, उसे हम बोलते हैं सेक्स लिंक्ड जीन। जब भी ये सेक्स, मान लीजिए फीमेल है एक्स एक्स है, इससे मान लीजिए यहाँ पे कोई जीन है सी, मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस का यहाँ प्रेजेंट है, तो जब क्या होगा, जब इसके गैमेट्स बनेंगे, मान लीजिए कुछ ओवम में एक्स वाले होंगे, कुछ में स्मॉल एक्स सी वाले होंगे। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन मान लीजिए यहाँ पे हो गया मेल से, ठीक है, तो यहाँ पे फीमेल एक्स एक्स वाली बने, यहाँ पे मान लीजिए एक्स हुआ, तो यहाँ पे क्या होंगी, कैरियर वाला काम करेंगी। तो ये सेक्स लिंक वाले कहाँ प्रेजेंट है, ऐसे जीन जो क्या कर रहे हैं, बीमारी कॉज कर रहे हैं, ये जीन कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम नंबर किस पे, सेक्स वाले पे, ठीक है, एलोसोम पे प्रेजेंट है। तो जब भी ये जो सेक्स लिंक वाले जीन सेग्रीगेट होंगे तो ये कहीं ना कहीं वो वाले भी जीन सेग्रीगेट होंगे जो बीमारी कॉज करते हैं, वो वाले भी चले जाएंगे ऑफस्प्रिंग पे। The two sex, male or female, are found to be a set having chromosome which are common and other at the set was different। ठीक है, चाहे मेल और फीमेल हो, जो कॉमन वाले हैं ऑटोसोम से, मीन्स 22 पेयर, 1 पेयर जो है अनकॉमन है, फीमेल के पास 1 पेयर एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास क्या है XY दोनों है, तो ये वाले क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं, द क्रोमोसोम वाज डिफरेंट इन टू सेक्स वेयर नेम एज, सेक्स क्रोमोसोम जो डिफरेंट वाले हैं वो क्या है, सेक्स क्रोमोसोम या फिर एलोसोम बोल सकते हैं। द रिमेनिंग सेट वाज नेम एज ऑटोसोम, जो दोनों सिमिलर में है, जो मेल या फीमेल जो 22 पेयर दोनों में सेम है, वो क्या है, ऑटोसोम है। इन ह्यूमन ए नॉर्मल फीमेल हैव 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ एक्सेस। जो नॉर्मल फीमेल होगी उसमें 22 पेयर कैसे होंगे, ऑटोसोम होंगे, और एक पेयर क्या होगा, एक्स वाले होगा इसके साथ। ठीक है, इसके अलावा जो मेल होंगे उनके पास क्या
क्या होगा 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम XY, ठीक है, XY होंगे और प्लस इसके साथ 22 पेयर किसमें होंगे, मेल में होंगे क्रोमोसोम नंबर। इन चिकन द सेक्स क्रोमोसोम इज मेल इन ZZ एंड फीमेल इज ZY। मेल क्या है, हेट्रोगैमेटी शो कर रहे हैं, मेल के पास क्या है XY है, लेकिन फीमेल के पास XX है, तो फीमेल नहीं डिसाइड करेगी कि जो आगे का बच्चा होगा वो फीमेल है या मेल है। मेल के पास क्या है, वो ऐसा जेनेटिक मेकअप है जिसकी वजह से ये डिसाइड करेगा कि फीमेल होगी या मेल होगा। लेकिन जो बर्ड्स हैं उनमें क्या होता है कि फीमेल जो होती है हेट्रोगैमेटी शो करती है, फीमेल के पास जितने भी ऑटोसोम होंगे बराबर होंगे मेल के, लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो ZW होगा। इनके पास जो W वाला है ये डिफरेंट है, लेकिन मेल के पास क्या होंगे, सारे ऑटोसोम सेम फीमेल जैसे होंगे, लेकिन जो ZZ होगा ये सिमिलर होगा। तो यहाँ पे फीमेल हेट्रोगैमेटी शो करेगी, ये डिसाइड करेगी कि जो आगे के चिकन है मेल वाले होंगे या फीमेल वाले होंगे, ठीक है। म्यूटेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। म्यूटेशन का मतलब क्या हो रहा है कि चेंजेस हो जा रही हैं सीक्वेंस में, किसमें, जीन के या DNA के, जिसकी जहाँ पे क्या है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक। अब पॉइंट म्यूटेशन इज द चेंज ऑफ सिंगल बेस पेयर इन DNA। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब कि एक जीन या बोल सकते हैं एक नाइट्रोजन बेस क्या है जो डिलीट है, इसे हम क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन, या सिंगल बेस पेयर जो DNA पे नहीं प्रेजेंट है, जो डिलीट हो चुके हैं। सिकल सेल एनीमिया इज अ कॉज ड्यू टू द चेंज इन वन बेस पेयर इन द जीन कोडिंग फॉर द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। जो हम बोल सकते हैं पॉइंट म्यूटेशन का बेस्ट एग्जांपल जो है सिकल सेल एनीमिया है। इसमें क्या होता है कि जो बीटा चेन है इसका हीमोग्लोबिन का, वहां पे क्या होगा कि एक जो है नाइट्रोजन बेस जो है डिलीट होगी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बीटा चेन आगे चल के जो बन रहा है वहां पे उसके 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जा रहा है। तो ये क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है। इनहेरिटेबल म्यूटेशन कैन स्टडी बाय जनरेटिंग अ पेडिग्री ऑफ फैमिली। अगर किसी इंसान से में देखेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर है, पेरेंट्स से आ रहा है, ठीक है, तो हमको पता करना पड़ेगा कि इसका रूट कौन है, मीन्स किसको सबसे पहले ये बीमारी हुई थी जेनेटिक डिसऑर्डर। तो हमें पेडिग्री देखनी पड़ेगी, हम बोल सकते हैं फैमिली ट्री देखने की पड़ेगी कि किस जनरेशन से ये बीमारी जो है जेनेटिक डिसऑर्डर जो है ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो हम उससे अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और इसको हम ये भी जान सकते हैं कि फ्यूचर में जो प्रोजेनी होंगे उनको भी होने के अगर चांसेस है तो इसको हम क्योर कर सकते हैं कि आगे ये ट्रांसमिट ना हो पाए। Some mutation involve the change in whole set of chromosome polyploidy और change in sub set of chromosome number, इसे aneuploidy, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, म्यूटेशन इस तरीके से हो जाते हैं कि यहाँ पे एक सेल है उसका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, सेल नहीं डिवाइड कर पा रहा है, ठीक है। ढेर सारे न्यूक्लियस बन गए तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीपोलाइडी, मीन्स ढेर सारे क्रोमोसोम एक ही सेल में प्रेजेंट है, तो ये पॉलीपोलाइडी होगा। इसका एग्जाम्पल टैप्टम हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए जो क्रोमोसोम के सबसेट है वो क्या हो रहे हैं, वो भी सही से बोल सकते हैं लॉस हो जा रहे हैं, किसी में प्रेजेंट ही नहीं है, किसी में एक साथ ही प्रेजेंट हो जा रहे हैं, मीन्स कि यहाँ पे लॉस हो गया, एडिशन हो गया, या फिर बोल सकते हैं एबनॉर्मली अरेंज है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एनोपोलाइडी बोलेंगे। इसी में देखने को मिलेगा एनोपोलाइडी में ट्राइसोमी, मोनोसोमी। ट्राइसोमी में क्या होगा, एक एडिशनल कॉपी आ जाएगी, क्रोमोसोम का ऐड हो जाएगा, और मोनोसोमी में क्या होगा कि एक कॉपी जो होगी वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोनोसोमी। दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द म्यूटेशनल बेसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। इससे हम पता चल जाएगा हमें कि किस तरीके से म्यूटेशन हो रहा है किसमें, क्रोमोसोम में, और इसका हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे, इसी को बोलेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। एग्जांपल जैसे है डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लाइनफिल्टर, टर्नर सिंड्रोम। अब एक एक करके पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 वेयर देयर इज एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 एंड कॉन्सिक्वेंटली द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम 47। जो डाउन सिंड्रोम होगा चाहे मेल हो चाहे फीमेल, दोनों में होगा, ठीक है, सबसे खास बात। और इसमें क्या होगा कि जो ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम हैं, यहाँ पे सेक्स वाले क्रोमोसोम को कुछ नहीं होगा, वो नॉर्मल ही रहेंगे चाहे मेल या फीमेल। जो ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम होंगे वहाँ पे 21 नंबर वाला जो क्रोमोसोम है, पेयर में होते हैं हमको पता है क्रोमोसोम, लेकिन जो 21 नंबर वाला क्रोमोसोम है ना, वहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्रोमोसोम जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से 46 क्रोमोसोम की जगह मीन्स टोटल 46 क्रोमोसोम से 47 में हो जाएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइसोमी बोलेंगे, ठीक है। अब टर्नर सिंड्रोम में देखिए, जो टर्नर सिंड्रोम है ये फीमेल्स में होता है, ह्यूमन की सबसे खास बात। इन टर्नर सिंड्रोम 1 X कॉपी इज मिसिंग एंड द 6 क्रोमोसोम इज XO, ठीक है। जो फीमेल में होता है ये टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होगा कि 46 क्रोमोसोम होंगे, उसमें क्या होगा कि जो उसका सेक्स क्रोमोसोम होगा 1 पेयर XX होगा, प्लस क्या होंगे यहाँ पे 44 बोल सकते हैं, या 22 पेयर जो होते हैं ऑटोसोम वो ऐसे ही रहेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि जो जिसको ये बीमारी हुई टर्नर सिंड्रोम, जिसको वहाँ पे एक X क्रोमोसोम होगा, एक क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इसका मतलब कि 46 से कहाँ पे आ गए, 45 पे आ गए, उसके टोटल क्रोमोसोम होंगे। तो ये एग्जाम्पल किसका है, मोनोसोमी का। And in the Klinefelter syndrome, the condition is XXY. This is easily studied by the analysis of karyotype.
ठीक है। जो क्लाइंट फिल्टर है ये मेल में होता है, ह्यूमन में। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें एक एडिशनल कॉपी आ जाएगी एक्स क्रोमोसोम का, कहाँ, एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम में। 22 पेयर तो ऑटोसोम, ये सही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मेल में क्या होगा, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाएगी, किसकी, एक्स वाले क्रोमोसोम की। नॉर्मली तो इस टाइप के होंगे, एक्स वाई होंगे, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स कॉपी आने की वजह से क्या होगा कि इनके जो टोटल क्रोमोसोम नंबर है 47 हो जाएंगे। तो ये भी क्या दिखाएंगे, ट्राइसोमी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये चैप्टर तो यहाँ खत्म हो गया। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आप उसको करिएगा, अगर किसी भी जगह पे आपको डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं एक साथ में फॉर्मूला शीट भी लेके आई हूँ, जो जो फॉर्मूला यूज़ होंगे जेनेटिक्स में। चलिए मैं इसको भी डिस्कस कर दे रही हूँ जल्दी से। फॉर्मूला शीट ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ गैमेट्स निकालनी है तो उसका जो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या है, n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये है मान लीजिए किसी का, ये मान लीजिए कोई सीक्वेंस दिया है, तो आप इसमें दिखा सकते हैं कि कितने नंबर के गैमेट्स बनेंगे। पहले देखिए इसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन कहाँ प्रेजेंट है, कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल भी, ये तो होमोजाइगस है, इसका कोई काम नहीं है। कैपिटल से ये भी होमोजाइगस है, इसका कोई काम नहीं है। कैपिटल डी स्मॉल डी, ये वाला हेट्रोजाइगस है, ये वाला हेट्रोजाइगस है। तो फॉर्मूला क्या है गैमेट्स का, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, कितने हेट्रोजाइगस कंडीशन वाले वहां पे जीन प्रेजेंट हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, मतलब 2 हैं। तो 2 की पावर हम कर देंगे 2, तो यहाँ पे 4, मतलब कि यहाँ पे हमें 4 टाइप के गैमेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। टाइप ऑफ फिनोटाइप, कितने टाइप के फिनोटाइप हो सकते हैं, 2 दी पावर n कर देंगे। टाइप ऑफ जीनोटाइप 3 दी पावर n। अब यहाँ पे n, ये मत सोचिए कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, नहीं, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रॉस, कितने क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड है, ये डाई हाइब्रिड है। ठीक है, इसमें इस तरीके से देखिएगा। तो n क्या है, n दिखाएगा कि नंबर ऑफ क्रॉस, कितने क्रॉस हो चुके हैं, 1 क्रॉस हुआ है कि 2 हुआ है कि 3 हुआ है, तो यहाँ पे ये करेंगे। ठीक है, फिनोटाइप के लिए होगा 2 दी पावर n, जीनोटाइप के लिए होगा 3 दी पावर n। नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोजेनी जाइगोटिक कॉम्बिनेशन, इसका एक फॉर्मूला है 2 की पावर 2n। n क्या है, नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्रॉस, कि कैसा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड है कि डाया हाइब्रिड है। मान लीजिए मैंने मोनोहाइब्रिड लिया, सपोज करिए, तो n की जगह क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग इसके कितने बनेंगे, 2 की पावर इंटू 1, मतलब 2 हो गया। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 4। तो इसका मतलब इनके 4 बच्चे बनेंगे। ठीक, रेशियो ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, रेशियो हम निकालेंगे। रेशियो ऑफ फिनोटाइप, क्या आप बाहर से देख के बता सकते हैं जो फिनोटाइप रेशियो कितना है, 3:1। ठीक है, ये है रेशियो, पावर n। n क्या है, टाइप ऑफ क्रॉस, की मोनोहाइब्रिड है कि डाया हाइब्रिड है, बट याद रखिए F2 जनरेशन के लिए। ठीक है, रेशियो ऑफ जीनोटाइप, जीनोटाइप का क्या 1:2:1 है, पावर n कर देंगे। n क्या है, टाइप ऑफ क्रॉस, के मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड, कैसा क्रॉस है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन F2 जनरेशन के लिए। मल्टीपल एलिज्म हमने किसमें देखा था, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में। वहां पे हमने देखा था कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में 3 एलील प्रेजेंट थे, आई बी और स्मॉल आई। यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के एलील प्रेजेंट थे। अब देखिए क्या होगा, अगर हमें फिनोटाइप निकालना है तो n+1 कर देंगे, अगर जीनोटाइप निकालना है तो n/2 ब्रैकेट में n+1। अब यहाँ पे n क्या है, n हर जगह हर कंडीशन में डिफरेंट है। कहीं नंबर ऑफ बोल सकते हैं कि हेट्रोजाइगस कंडीशन हो रहा है गैमेट के केस में, कहीं n क्या है, टाइप ऑफ क्रॉस दिखा रहा है कि किस टाइप का क्रॉस है। और यहाँ पे n क्या दिखाएगा, मल्टीपल एलिज्म में कि नंबर ऑफ एलील कितने हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या है कि 3 टाइप के एलील प्रेजेंट थे। तो हम इसका फिनोटाइप देखते हैं कि कितने टाइप के फिनोटाइप बनेंगे। अब हम जानते हैं कि n की जगह हमको 3 रखना, 1, तो मतलब यहाँ पे क्या होंगे, 4 टाइप के फिनोटाइप देखने को मिलेंगे। मतलब ए ग्रुप भी बन सकता है ब्लड का, बी हो सकता है, ओ हो सकता है और ए भी हो सकता है। ठीक है, ये भी हो गया। और जीनोटाइप में अगर हमको करना है कि कितने टाइप के जीनोटाइप्स बनेंगे, यहाँ पे देखिए क्या होगा, जीनोटाइप में n/2 n+1। यहाँ पे हमको पता है कि कितने एलील है, 3 डिफरेंट एलील है, 3/2 रख देंगे, n की जगह 3 रखेंगे, फिर यहाँ पे 3+1 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या होगा, डिवाइड करेंगे, 3/2 × 4, ये हो गया डिवाइड होके 6। मीन्स यहाँ पे आपको 6 जीनोटाइप किस में देखने को मिलेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर फिनोटाइप दिया है n+1 तो पहले आप फिनोटाइप निकाल लीजिए, नंबर ऑफ एलील्स आपको पता है तो आप फिनोटाइप निकाल दीजिए, फिर जितना फिनोटाइप आया है उसको क्या करिए, n/2 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, पहले ये आपको पता होगा कि 3 एलील है, इसका मतलब फिनोटाइप क्या होंगे, 4 होंगे, आपको पहले से पता है। आपको जीनोटाइप निकालना है तो आपको क्या करना है कि n/2 से मल्टीप्लाई कर देना है 4 में। तो n क्या है, नंबर ऑफ एलील यहाँ पुट कर देंगे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 है × 4, यहाँ पे आप इसको जब इसको डिवाइड करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पे तब भी 6 जीनोटाइप आ जाएगा। तो n/2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे फिनोटाइप पे, तब भी आपको जीनोटाइप देखने को मिल जाएगा। लेकिन याद रहे यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ एलील है।
हम लिंकेज में बात करते हैं। लिंकेज किस केस में होता है? जब टी.एच. मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश की, किसको? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को। तो वहाँ पे देखने को मिला कि जो मेंडल ने कहा था डाई हाइब्रिड क्रॉस में कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है यहाँ फेल हो जा रहा है लिंकेज में। क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है ना, यहाँ पे दो ऐसे जीन होंगे जो क्लोजली लिंक्ड होंगे, एकदम पास पास होते कि जब ये इनहेरिट होंगे तो दोनों एक साथ होंगे। यहाँ पे पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम है, डिस्टेंस यहाँ पे कम है तो एसोसिएशन ज्यादा होगा, तो इनहेरिट क्या होंगे? दोनों एक साथ होंगे। तो लिंकेज जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा डिस्टेंस के। डिस्टेंस जितना कम उतना ज्यादा लिंकेज, उतना ही पास पास होंगे, और उतना ही कम क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, लिंकेज ज्यादा, इसका मतलब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, और एक चीज यहाँ पे आपको और देखने को मिलेगी कि जो रिकॉम्बिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस की। डिस्टेंस जितना ज्यादा, लिंकेज उतना कम, रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा। ठीक है, तो डिस्टेंस जितना ज्यादा रहेगा रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा रहेगा, डिस्टेंस जितना कम रहेगा रिकॉम्बिनेशन उतना कम रहेगा, वहां पे क्या होगा? लिंकेज ज्यादा होगा, पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा होंगे। आगे देखते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में भी कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन, ऐसा अभी तक आया नहीं है बट इसका भी एक फॉर्मूला है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच पॉलीजीन आपको दे दिया गया है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस टाइप का आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाला जीन दे दिया गया है। इसमें आपको कुछ अमाउंट देगा कि ये जो है कितना अमाउंट दिया है, तो आपको मैक्सिमम अमाउंट जो भी दिया उससे माइनस करेंगे, माइनस वाले को नंबर ऑफ पॉलीजीन, कितने जीन आपको दिया है 1 2 3 4 5 6, कुछ भी दे सकता है, इससे ज़्यादा भी दे सकता है, तो आप उससे डिवाइड कर देंगे। मैक्सिमम से जितना भी अमाउंट दिया है मैक्सिमम वाला उसको माइनस करेंगे मिनिमम वाले अमाउंट से और डिवाइड कर देंगे जितने भी पॉलीजीन हैं उनसे। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा आप याद रखिए कि जो रेसेसिव वाले होंगे, मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसमें क्या होगा? ये वाले और कैपिटल वाले जितने होंगे डोमिनेंट वाले, वही क्या करेंगे? कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, पॉलीजीन में स्मॉल वाले का कोई काम नहीं होगा, ये बेकार है, रेसेसिव है, इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से इस स्टेट को देखिए कि अगर गैमेट्स बन रहा है 2 की पावर n, n क्या है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस कंडीशन वाला रखिएगा, गैमेट पता चल जाएंगे। फिनोटाइप या जीनोटाइप निकालना है, फिनोटाइप के लिए 2 की पावर n करेंगे, जीनोटाइप के लिए 3 की पावर n करेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड है कि डाया हाइब्रिड है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे n। ठीक है, ऑफस्प्रिंग के लिए क्या करेंगे बच्चा जानने के लिए 2 की पावर 2n कर देंगे। यहाँ पे भी n क्या है? नंबर ऑफ, या बोल सकते हैं टाइप ऑफ क्रॉस है। अब रेशियो जो होगा फिनोटाइप या जीनोटाइप का, फिनोटाइप के लिए 3:1 होगा की पावर n, और जीनोटाइप के लिए 1:2 की पावर 1 होगा। n क्या है? टाइप ऑफ क्रॉस, मोनो हाइब्रिड है, डाया हाइब्रिड है। मल्टीपल एनालिज्म में क्या होगा? फिनोटाइप के लिए n+1 हो गया, n क्या है? नंबर ऑफ एलिल है, यहाँ पे एलिल है कि n। ठीक है, और जीनोटाइप के लिए n/2 ब्रैकेट में n+1। तो आप ये भी कर सकते हैं, फिनोटाइप निकाल के n/2 से क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई। n को याद रखिएगा कि यहाँ पे एलिल रखना है। और लिंकेज क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस के, डिस्टेंस जितना कम लिंकेज उतना ज्यादा, उतना ही ज्यादा क्या होंगे? पेरेंटल जीन एक साथ रहेंगे। और डिस्टेंस जितना ज्यादा लिंकेज जीन उतना दूर, तो इसका मतलब यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और रिकॉम्बिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं किसके? डिस्टेंस के। ठीक है, डिस्टेंस ज्यादा है रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है, डिस्टेंस कम रिकॉम्बिनेशन कम। जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है इसमें कंट्रीब्यूशन देखना है, जैसे यहाँ पे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एक एग्जांपल ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा हर एक जीन का, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, हर एक जीन का निकालने के लिए क्या करना है? जो भी मैक्सिमम अमाउंट दिया गया है जिस जीन का, डोमिनेंट या रिसेसिव, उसमें से मिनिमम वाले को माइनस कर देंगे जो नंबर ऑफ पॉलीजीन है, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब जो पॉलीजीन कितने हैं? नंबर 6 है। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम और डिवाइड कर देंगे इससे जितने भी जीन दिए हैं। मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कंट्रीब्यूशन कितना है जीन का। लेकिन याद रखिए जो रेसेसिव वाले एलील होंगे वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हमेशा डोमिनेंट वाले ही करेंगे। ठीक है, अब ये चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। मैंने पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया, साथ में समरी और जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थी वो भी लेके आई थी मैं। तो ये चैप्टर हर तरीके से खत्म हो चुका है। अगर आपको कहीं भी किसी लाइन या किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। मैं न्यू एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ, अगर आपके पास है तो अपनी किताब से पढ़िए, नहीं तो इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हो सके तो अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल न्यू अकेडमी, और मेरा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी ये PDF हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, वहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू।